हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे DSMP 2 बैच का एक पेड सेशन शेयर करने वाला हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों। सो एक्चुअली इस सेशन में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। साइकिट लर्न के बारे में हमने बहुत डीप में जाकर ये पढ़ाई की थी। हमने ऐसे टॉपिक्स कवर किए थे जो आप ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ साइकिट लर्न। वी कवर टॉपिक्स लाइक पाइपलाइंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स, फीचर यूनियंस, खुद के ट्रांसफॉर्मर्स कैसे बनाते हैं, खुद के एस्टिमेटर्स कैसे बनाते हैं, मिक्स इन क्लासेस क्या होती हैं। सो ऑन द होल हम सभी लोग साइकिट लर्न को यूज़ करते आ रहे हैं, बट बहुत कम लोगों को इन डीपर एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज होता है। तो इस क्लास के थ्रू मेरा टारगेट यही था कि मुझे साइकिट लर्न के बारे में बहुत ऐसा डीप लेवल नॉलेज प्रोवाइड करना है अपने स्टूडेंट्स को। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों मेरे मन में ये आया कि ये क्लास मुझे आप लोगों के साथ यूट्यूब पे फ्री में शेयर करनी चाहिए। सो एक्चुअली जब क्लास ख़त्म हुई और मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख रहा था तो आई रियलाइज कि दिस हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी गुड रिसोर्स। दिस क्लास हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर एनी वन हु इज़ परसुइंग डेटा साइंस, क्योंकि आपको साइकिट लर्न के बारे में बहुत डीपर लेवल पे नॉलेज हो जाएगा और ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे जो आप बहुत एफिशिएंटली प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार एक काम करते हैं, इस वीडियो को फ्री कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने जा करके अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में स्टूडेंट से पूछा, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे। इन अ वे मैंने उनसे परमिशन लिया कि सिंस दिस इज़ अ पेड वीडियो, डू यू थिंक आई शुड शेयर दिस ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल फॉर फ्री। एंड बहुत अच्छी बात ये हुई कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों ने हाँ बोला। सो आई रियली वॉन्ट कि आप ये वीडियो देखो और इससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे थैंक यू मत बोलो, आप हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं DSMP 2 बैच के, आप उनको थैंक यू बोलो, बिकॉज उन लोगों ने ये परमिशन दी मुझे कि मैं इस वीडियो को उस चैनल पे डाल पाऊँ। सो और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। सो द टॉपिक इज एक्चुअली, द टॉपिक इज साइकिट लर्न। ठीक है, बट हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से साइकिट लर्न को थोड़ा और डीप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने साइकिट लर्न को कैसे यूज किया है, जब भी हमें कोई एल्गोरिदम अप्लाई करना होता है हम सिंपली फिट मेथड कॉल कर देते हैं, प्रिडिक्ट मेथड कॉल कर देते हैं, और हमने चार पांच चीजें सीखी होंगी। बट डीपली हमने साइकिट लर्न के ऊपर कोई क्लास नहीं की इस कोर्स में। तो दिस क्लास इज लाइक स्पेसिफिकली अबाउट साइकिट लर्न। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट फीचर इंजीनियरिंग, बट फीचर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस होंगे, बट दिस क्लास इज अबाउट साइकिट लर्न। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने पिछले 6 8 10 महीनों में बहुत मशीन लर्निंग पढ़ा है, तो आप बता सकते हो आपने साइकिट लर्न में क्या क्या देखा है आज तक। मतलब क्या क्या टाइप की चीजें देखी हैं आपने, क्या क्या टाइप की चीजें यूज की हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। मैं बस जानना चाहता हूँ कि साइकिट लर्न के अंदर क्या क्या आता है, आपको क्या क्या पता है। कोई बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है साइकिट लर्न में जो हम सभी यूज करते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? एल्गोरिदम्स। ये जितने भी हमने एल्गोरिदम्स पढ़े, लीनियर रिग्रेशन हुआ, डिसीजन ट्रीज हुआ, के नियरेस्ट नेबर हुआ, ये सब का इम्प्लीमेंटेशन है साइकिट लर्न में। इसके अलावा बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग वाली चीजें अवेलेबल है, जैसे कि आप स्केलिंग कर सकते हो, आप फीचर सिलेक्शन कर सकते हो, आप फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप स्केलिंग तो मैंने बोल ही दिया, एनकोडिंग कर सकते हो कैटेगोरिकल वेरिएबल का। ये सारी चीजें। इसके अलावा और क्या देखा है आपने? आपने शायद देखा होगा, मेट्रिक्स बहुत यूज किए होंगे आपने। रिग्रेशन मेट्रिक्स हुए, क्लासिफिकेशन मेट्रिक्स हुए, एक्यूरेसी, R2 स्कोर, ये सब आपने यूज किया होगा। इसके अलावा, इसके अलावा शायद आपने यूज किया होगा मॉडल सिलेक्शन को बहुत ज्यादा। मॉडल सिलेक्शन में क्या आता है? मॉडल सिलेक्शन में वही आता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और क्या आता है, क्रॉस वैल स्कोर, और जो भी क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है। और क्या यूज किया इसके अलावा साइकिट लर्न में? क्या लिखा है आप लोगों ने चैट में? पाइपलाइंस वगैरह आपने देखी हैं लास्ट क्लास में।
इसके अलावा डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट मोर और लेस हमने इतनी चीजें यूज की हैं साइकिट लर्न में। तो आज का जो हमारा क्लास है, लाइक जो सेशन है हम लोगों का, वो है स्पेसिफिकली अबाउट अ थिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। एसके लर्न ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, साइकिट लर्न के जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज काफी डिटेल में। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हम लोग एस्टिमेटर्स पढ़ेंगे, कस्टम एस्टिमेटर्स पढ़ेंगे, मिक्स इन क्लासेस क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स, कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स, फीचर यूनियन, पाइपलाइन, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग बहुत लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप मैनर में कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन चीजों के बीच में। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि 2 सालों से साइकिट लर्न यूज कर रहे हैं, बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फीचर यूनियन कब लगाना है, पाइपलाइन कब लगानी है, या फिर कॉम्पोजिट ट्रांसफार्मर क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर क्या होता है, खुद का ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस तरीके से कवर करने वाले हैं आज की क्लास में कि आपको एक बहुत बढ़िया काइंड ऑफ क्रैश कोर्स मिलने वाला है कि साइकिट लर्न का प्रॉपर यूसेज क्या होता है जब आप ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हो साइकिट लर्न के अंदर। तो दैट इज द गोल फॉर टुडेज क्लास। आई होप इट मेड सेंस। इफ नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लास पूरी करो। आई कैन प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आप कुछ नया और अच्छा सीख के जाओगे। ठीक है। तो कोई डाउट्स है इस पॉइंट पे तो आप पूछ लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। डाउट नहीं है तो क्लियर लिख दो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, हालांकि क्लास है ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर, बट हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, एस्टिमेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। साइकिट लर्न में एस्टिमेटर्स किसको बुलाया जाता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डेटा से सीख सकता है, तो साइकिट लर्न उसको एस्टिमेटर बुलाता है। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इस ऑब्जेक्ट के पास फिट मेथड होता है। साइकिट लर्न में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास फिट मेथड का एक्सेस है तो वो एक एस्टिमेटर है। और उसका काम क्या है, डेटा से सीखना। कोई एग्जांपल बता सकते हो एस्टिमेटर का, कोई भी एग्जांपल एस्टिमेटर का जो आपने देखा हो या यूज किया हो पहले। काफी सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो आप यूज करते हो साइकिट लर्न में, कोई भी, आप भले ही लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हो जो कि शायद सबसे सिंपल है, तो उसमें भी एक फिट मेथड होता है। ठीक है। फिर अगर आप लेट्स से क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, लेट्स से आप डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज कर रहे हो, उसमें भी फिट होता है। अगर आप कोई क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, लेट्स से आप के मीन्स यूज कर रहे हो, तो उसमें भी फिट होता है। गेस व्हाट, अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, अगर आप कोई लाइक लेट्स से हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी बात करते हैं, एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल हमने पढ़ा था, वहां पे हमने वन हॉट एनकोडर पढ़ा था, ऑर्डिनल एनकोडर पढ़ा था। तो इन दोनों में भी फिट होता है। तो साइकिट लर्न की भाषा में ये सब के सब एस्टिमेटर्स हैं। ठीक है। तो अभी तक अगर आपके मन में ये डाउट था या कंफ्यूजन था कि एस्टिमेटर का मतलब सिर्फ एमएल एल्गोरिदम होता है, तो वो गलत है। एस्टिमेटर का डेफिनेशन इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द फिट मेथड। ठीक है। और फिट का मतलब क्या होता है कि इट विल लर्न फ्रॉम डेटा। जल्दी से कोई सोच के बताओ कि लीनियर रिग्रेशन का फिट मेथड एग्जैक्टली डेटा से क्या सीखता है।
वेट्स W1 W2 W3। डिसीजन ट्री का फिट मेथड क्या सीखता है? डिसीजन ट्री पढ़ा था आपने? डिसीजन ट्री का फिट मेथड क्या सीखता है? ट्री स्ट्रक्चर। के मीन्स का फिट क्या सीखता है? जो भी इंटरनली उसके डिस्टेंसेस और लेबलिंग होती है वो सीखता है। वन हॉट एनकोडिंग टेक्निकली ज्यादा कुछ नहीं सीखता है, बट अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं विथ लेट्स से स्टैंडर्ड स्केलर, जो कि हमने पढ़ा नहीं है अभी, बट आई एम प्रिटी श्योर आप सभी को पता ही होगा स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है, स्केलिंग के लिए यूज होता है। तो कोई बताएगा स्टैंडर्ड स्केलर क्या सीखता है डेटा से जब आप फिट करते हो? तो दो चीजें सीखता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैन यू सी, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके पास फिट मेथड है, और वो फिट मेथड कर क्या रहा है? डेटा से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट लगाते हो और यहां पे आप डेटा भेजते हो, तो ये एक्चुअली इस डेटा के अंदर जो भी है वो सीखने की कोशिश करता है। आई गेस आपको एस्टिमेटर का डेफिनेशन समझ में आ गया। आई रियली होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटर्स दो टाइप के होते हैं। एस्टिमेटर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिडिक्टर और एक होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, प्रिडिक्टर क्या होता है? प्रिडिक्टर एक ऐसा एस्टिमेटर होता है जो डेटा से सीखने के बाद नए डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करके देता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसके अंदर एक डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन होता है या डॉट प्रिडिक्ट मेथड होता है। ठीक है, फिर से सुनना। प्रिडिक्टर एक ऐसा एस्टिमेटर है जो डेटा से सीखने के बाद नए डेटा देने पर प्रिडिक्शन करके देता है। और वो प्रिडिक्शन करता कैसे है? उसके पास एक प्रिडिक्ट फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से वो प्रिडिक्शन करता है। तो अब बताओ जरा प्रिडिक्टर का कोई एग्जांपल, प्रिडिक्टर का कोई एग्जांपल जो आपने देखा है। सारे के सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, डिसीजन ट्री, ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये सब के सब एग्जांपल हुए प्रिडिक्टर्स के, बिकॉज इन सभी में डॉट प्रिडिक्ट मेथड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। ट्रांसफॉर्मर्स एक ऐसे टाइप का एस्टिमेटर होता है जो डेटा से सीखने के बाद एक नए डेटा के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर की पहचान होती है कि इसके अंदर एक डॉट ट्रांसफॉर्म या फिर फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होता है। अब कोई इसका एग्जांपल बता सकते हो? कोई ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल बताओ जो आपने देखा है आज तक साइकिट लर्न के यूनिवर्स में। वन हॉट एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर, स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, और बताओ इसके अलावा। इसके अलावा और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिट भी करता है और ट्रांसफॉर्म भी करता है? पीसीए, राइट? पीसीए में ट्रांसफॉर्म होता है ना, हाँ सही है। तो आई होप आपको सबसे पहले ये पूरा का पूरा पहला 5 मिनट का डिस्कशन समझ में आ गया। फिट, आई एम सॉरी, एस्टिमेटर इज एन ऑब्जेक्ट जो डेटा से सीखता है और इसकी पहचान होती है फिट मेथड। अब या तो एस्टिमेटर्स प्रिडिक्टर्स होते हैं या तो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अगर वो प्रिडिक्टर हुए तो उनके अंदर प्रिडिक्ट फंक्शन होगा, अगर वो ट्रांसफॉर्मर हुए तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्म या फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होगा। ये डिस्टिंक्शन समझ में आ गया? अब एक क्विक क्वेश्चन, ठीक है, आपके अभी तक के नॉलेज के बेसिस पे, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है साइकिट लर्न में जो सिर्फ एस्टिमेटर है? वो ना तो प्रिडिक्टर है ना ही ट्रांसफॉर्मर है। मतलब हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके पास फिट तो है बट उसके पास प्रिडिक्ट भी नहीं है और ट्रांसफॉर्म भी नहीं है। मतलब वो सिर्फ डेटा से सीख करके चुप हो जाता है और कुछ नहीं करता। कैन यू गिव मी वन सच एग्जांपल? होता भी है कि नहीं होता है आपके हिसाब से? एनीवन?
गुड, किसी ने सही एग्जांपल दिया, और रजनीश ने बोला कि क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स आर वन सच एग्जांपल। डू यू रिमेंबर हमने कुछ दिन पहले एक एल्गोरिदम पढ़ा था, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये एल्गोरिदम सिर्फ ट्रेन होता है, नए डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ फिट है, और जैसे ही आप फिट करते हो, यहाँ पे अपना डेटा भेजते हो, तो ये फिट मेथड क्या करता है, सारे के सारे लेबल्स रिटर्न कर देता है कि हर डेटा पॉइंट कौन से क्लस्टर में गिरेगा। तो टेक्निकली यहाँ पर कोई भी प्रिडिक्ट की जरूरत नहीं है। सो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स आर अ गुड एग्जांपल, जो सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटर्स हैं। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स जिसमें फिट प्रिडिक्ट होता है, जैसे कि के मीन्स। ठीक है, तो उनको भी आप प्योरली प्योरली एस्टिमेटर्स बुला सकते हो, दे आर नॉट प्रिडिक्टर्स। प्रिडिक्टर्स मतलब नए डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन करके दे पाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरी है लाइन, बट मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एस्टिमेटर क्या होता है, प्रिडिक्टर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। 99% केसेस में अगर कोई एस्टिमेटर है, तो वो या तो प्रिडिक्टर होगा या तो ट्रांसफॉर्मर होगा। बट बहुत रेयर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ प्योरली एस्टिमेटर का काम करते हैं, वो ना प्रिडिक्शन का काम करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बहुत हाई लेवल पे मैंने कैटेगराइजेशन बना के दे दिया। ठीक है, तो लेट मी नो अगर ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया। क्लियर लिखना अगर आपको यहां तक का डिस्कशन समझ में आया। Sir, we can also say that predictors does not change the existing data but generate new output, whereas transformers do that. ट्रांसफॉर्मर्स भी जब एग्जिस्टिंग डेटा पे अप्लाई होता है तो वो नया ही आउटपुट जनरेट करता है, एग्जिस्टिंग वाले में चेंजेस नहीं करता है। तभी तो आपको वापस पलट के एक्सट्रेन में स्टोर करना पड़ता है। सर, व्हाट इज प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी? तो चलो ये भी समझा देते हैं आपको। सो प्रिडिक्टर्स मोस्टली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिग्रेशन प्रिडिक्टर्स, और दूसरे होते हैं क्लासिफिकेशन प्रिडिक्टर्स। ठीक है, रिग्रेशन प्रिडिक्टर्स समझ में आ रहा है, जिनका प्रिडिक्ट फंक्शन का आउटपुट न्यूमेरिकल होता है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के जो प्रिडिक्टर्स होते हैं, इनके पास दो मेथड्स होते हैं। या तो उनके पास प्रिडिक्ट होता है जिसका आउटपुट 1 0 ऐसे होता है, या फिर यहां पर एक और मेथड भी होता है, प्रिडिक्ट प्रोबा बोल के या प्रोबेबिलिटी बोल के। ये प्रोबेबिलिटी में आउटपुट देता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी इज अ मेथड जस्ट लाइक प्रिडिक्ट, बट वो सिर्फ क्लासिफिकेशन वाले प्रिडिक्टर्स में होता है, रिग्रेशन वाले प्रिडिक्टर्स में नहीं होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। सो इस डिस्कशन तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो रफली रफली हमें चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आज की क्लास है वो मोस्टली इसके बारे में है। ठीक है, ज्यादातर डिस्कशन हम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में करेंगे, बस थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग प्रिडिक्टर्स के बारे में कर लेते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम प्रिडिक्टर्स को एस्टिमेटर्स बुला सकते हैं। नाउ दैट हमें ये पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो हम लूजली प्रिडिक्टर्स को एस्टिमेटर्स बुला सकते हैं, और ऐसा मान सकते हैं कि एस्टिमेटर्स में सिर्फ एमएल एल्गोरिदम्स आते हैं आगे का डिस्कशन करने के लिए, जस्ट टू सिंप्लीफाई। ठीक है, अब देखो, एसक्यूएल में खूब सारे एस्टिमेटर्स तो हैं। अब ध्यान देना, मैं जब भी एस्टिमेटर बोल रहा हूं तो बाय दैट आई मीन प्रिडिक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, जस्ट क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। मैं एस्टिमेटर बोलूंगा बट मैं मीन कर रहा हूं प्रिडिक्टर। तो साइकिट लर्न में खूब सारे एस्टिमेटर्स तो हैं, लीनियर रिग्रेशन हुआ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ, एसवीएम हुआ, डिसीजन ट्री हुआ, खूब सारे एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंटेड हैं, राइट। बट ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स है नहीं भी हैं, राइट। तो व्हाट इफ मुझे एक ऐसा एल्गो यूज करना है
जो साइकिट लर्न में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? तो इसी का सॉल्यूशन होता है कस्टम एस्टिमेटर। ठीक है, कस्टम एस्टिमेटर क्या होता है, पढ़ते हैं एक बार। कस्टम एस्टिमेटर इन साइकिट लर्न आर यूजर डिफाइंड क्लासेस that implement the scikit-learn estimator interface. These are crafted these are crafted to fit specific modeling or pre-processing need that are not directly met by built-in estimators. कस्टम एस्टिमेटर्स आप बनाते क्यों हो? बिकॉज वो साइकिट लर्न में ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, कस्टम एस्टिमेटर्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स टू एंटायरली न्यू एल्गोरिदम्स डेवलप्ड फॉर यूनिक टास्क। तो बनाने का रीजन यही होता है कि आपको कुछ चाहिए है और वो साइकिट लर्न में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एसजीडी रिग्रेसर नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ लीनियर रिग्रेशन है। तो मुझे अगर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, राइट। बट इसमें ग्रेडियंट डिसेंट में लगा नहीं सकता बिकॉज ये बिहाइंड द सीन्स सीधे सीधे कैलकुलेट कर रहा है, राइट। तो किसी ने बोला कि यार मुझे लेकिन लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है बट विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो वो क्या कर सकता है, एक कस्टम एस्टिमेटर बना सकता है बाय द नेम ऑफ एसजीडी रिग्रेसर। ठीक है, और उसको यूज कर सकता है अपने प्रोजेक्ट में। तो हम अभी यही करने वाले हैं, हम खुद का एक एस्टिमेटर बनाएंगे। अगेन बाय एस्टिमेटर आई मीन प्रिडिक्टर बनाएंगे। और हम जो एस्टिमेटर बनाएंगे वो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का बनाएंगे। लॉजिक सेम रहेगा, कल को आप कितना भी सिंपल एल्गोरिदम बना रहे हो खुद का या बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बना रहे हो, तरीका सेम रहेगा। तो हम जो बना रहे हैं वो बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। सो मान लो हमारे पास ये डेटा है, क्लासिफिकेशन डेटा है। तो मैं एक बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बना रहा हूं जो क्या करता है कि जैसे आप उसको ट्रेनिंग डेटा दोगे, मान लो ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, तो जैसे ही आप ये ट्रेनिंग डेटा फिट मेथड में डालोगे तो वो बस ये देखेगा कि डेटा में मेजॉरिटी क्लास कौन सी है। यहाँ पे दो क्लासेस हैं, जीरो है, वन है। जीरो आया है 3 बार, वन आया है 1 बार, तो मेजॉरिटी क्लास क्या है? जीरो। दैट्स इट, वो इतना ही सीखेगा। अब आप फ्यूचर में उसको जैसे ही एक नया रो दोगे, उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? जो भी मेजॉरिटी क्लास थी ट्रेनिंग डेटा में, तो इसका आउटपुट जीरो होगा। फॉर एनी आउटपुट, फॉर एनी न्यू इनपुट, द आउटपुट वुड बी जीरो। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा हम लोग एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बना रहे हैं जो कुछ नहीं करता है, डेटा से सिर्फ एक चीज सीखता है कि डेटा में मेजॉरिटी क्लास कौन सी है, और फॉर एवरी न्यू इनपुट वो वही आउटपुट देता है। ठीक है, तो हमारा गोल ये नहीं है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक एल्गोरिदम को स्क्रैच से कोड करें। हमारा गोल ये है कि हम ये समझे कि कस्टम एस्टिमेटर कैसे बनाया जाता है। तो वही मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे कोड है, कोड मैंने लिख रखा है, बहुत सिंपल कोड है। और फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, इस कोड को रीयूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज लाइक अ टेम्पलेट। जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज लाइक अ टेम्पलेट। आप अपना कोड इसमें डाल करके अपना खुद का कस्टम एस्टिमेटर बना सकते हो। ठीक है, कल को मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एलएसटीएम नहीं है मान लो इसमें। ठीक है, एलएसटीएम क्लास नहीं है, एल्गोरिदम नहीं है साइकिट लर्न में, जितना मेरे को पता है नहीं है। तो मुझे स्क्रैच से एलएसटीएम का एल्गोरिदम कोड करना है, तो आई कैन यूज दिस टेम्पलेट टू बिल्ड अ कस्टम एस्टिमेटर बाय द नेम ऑफ एलएसटीएम। आई कैन डू दैट। ठीक है, जो भी है फिलहाल हम अपने छोटे वाले एग्जांपल पे फोकस करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब होता क्या है कि अगर आपको अपना खुद का कस्टम एस्टिमेटर बनाना होता है तो आपको एक क्लास क्रिएट करनी होती है। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट्स ये सब आपको पढ़ाया था मैंने पाइथन में, आई रियली होप आपको याद है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये क्लास बना रहे हैं। हमारे क्लास का नाम है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास क्लासिफायर। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपको इन दो क्लासेस से इनहेरिट करना पड़ेगा। अगेन मैंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था
तो ये बेस एस्टिमेटर एक क्लास है जो साइकिट-लर्न के डेवलपर्स ने लिख रखी है, और यहाँ पर सारा डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक एस्टिमेटर कैसे बिहेव करता है साइकिट-लर्न में। तो हम जैसे ही इसको इंपोर्ट करेंगे, इससे इनहेरिट करेंगे, तो इसके अंदर का बिहेवियर हम लोग ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेंगे। एंड सेकेंड है क्लासिफायर मिक्सिन। तो मिक्सिन भी एक तरह का क्लास होता है। यहाँ पे मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ मिक्सिन, अगला टॉपिक हमारा मिक्सिन ही है। बट फिलहाल बस समझ लो मिक्सिन से भी कुछ हमको हेल्प मिलने वाली है। अलग अलग टाइप के मिक्सिन्स होते हैं। हम सिर्फ सिंस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बना रहे हैं तो हम क्लासिफायर मिक्सिन यूज कर रहे हैं। अगर हम रिग्रेशन एल्गोरिदम बना रहे होते तो हम रिग्रेशन मिक्सिन यूज करते। ठीक है, तो समझाऊंगा मैं आपको मिक्सिन के बारे में, डोंट वरी। फिलहाल बस समझ लो कि ये रहा हमारा क्लास, और इन दो क्लासेस से हम कुछ इंफॉर्मेशन इनहेरिट कर रहे हैं। क्या इनहेरिट कर रहे हैं वो भी आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। अब आपको क्या करना होगा, एकदम बेसिक फॉर्म में आपको इस क्लास में तीन मेथड्स लगाने होंगे। ठीक है, कौन कौन सी तीन मेथड? आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऐड करना होगा, जो कि आपको एनीवेज करना ही होता है। उसके बाद आपको एक फिट मेथड डालना होगा। अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपका एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। ये जो बेस एस्टिमेटर है, ये मेक श्योर करता है कि आपकी क्लास में फिट मेथड हो। और ये ऑब्वियसली लॉजिकल भी है, सिंस आप एक एस्टिमेटर बना रहे हो। एस्टिमेटर का डेफिनेशन यही होता है कि उसके अंदर फिट होना चाहिए। बाय डेफिनेशन एस्टिमेटर इज एन ऑब्जेक्ट जिसके पास फिट मेथड हो। तो ये रहा हमारा फिट मेथड। फिट मेथड को दो चीजें मिल रही हैं, इनपुट और आउटपुट, जैसा किसी भी एल्गोरिदम को मिलता है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने बस चेक कर लिया एक्स और वाई सही है कि नहीं। ये आपको चेक करना चाहिए, इट्स अ गाइडलाइन, ये जरूरी नहीं है, करना अच्छी बात है। मेन कोड यहाँ पर है। कोड में कुछ भी खास नहीं है, हम वाई को उठा रहे हैं जो हमारा आउटपुट है, और मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब ये जो वेरिएबल है, ये हमारे क्लास का एट्रीब्यूट बन गया। जैसे अगर आपको याद होगा, लीनियर रिग्रेशन क्लास में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते थे, डू यू रिमेंबर? एक होता था कोएफिशिएंट अंडरस्कोर, एक होता था इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। तो सिमिलरली हमारा जो एल्गोरिदम है, इसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अंडरस्कोर। शुरू में ये कुछ नहीं है, बट जैसे ही फिट कॉल होगा तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। दैट्स इट। और फिर फाइनली देर इज अ प्रिडिक्ट मेथड, जिसको आप ट्रेनिंग डेटा, सॉरी टेस्ट डेटा दोगे, तो वो बस आपको झट से बता देगा कि आपका आउटपुट क्या होना चाहिए। हमारे केस में आउटपुट हमेशा सेम होगा, जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट का वैल्यू है वही आउटपुट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके टेस्ट डेटा में क्या रोज हैं। एंड दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू क्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एज एस्टिमेटर इन साइकिट लर्न। एक क्लास बनानी है, स्टेप वन, उसका कुछ नाम रखना है। वो क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट करेगी, बेस एस्टिमेटर और एक मिक्सिन क्लास। मिक्सिन क्लास कौन सा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप क्लासिफायर बना रहे हो या रिग्रेसर बना रहे हो। क्लस्टर वाला बना रहे हो तो क्लस्टर का भी अलग मिक्सिन होता है। तो अलग अलग मिक्सिन होते हैं, मिक्सिन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके क्लास में होना चाहिए एक कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप अपने सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर दोगे, नॉट पैरामीटर्स, आप अपने सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दोगे। उसके बाद आपका फिट होगा, जहां पे आपका सारा का सारा लर्निंग का लॉजिक होगा, जो भी आपका एल्गोरिदम सीख रहा है उसका लॉजिक होगा। और फिर फाइनली प्रिडिक्ट होगा, जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे नए डेटा पे प्रिडिक्शन करके दोगे। एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। दिस इज द टेम्पलेट टू क्रिएट अ न्यू एस्टिमेटर इन साइकिट लर्न। अब बस क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो आगे वाली चीज में हम लोग आइरिस वाला डेटा सेट लोड कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं, हमारे क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं। दिस इज आर क्लास, दिस इज नॉट लीनियर रिग्रेशन क्लास, दिस इज नॉट डिसीजन ट्री, दिस इज आर क्लास। इसके पास फिट है, तो फिट में हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन भेजा, जैसा हम हमेशा भेजते हैं। और फिर हमने प्रिडिक्ट को कॉल करके एक्स टेस्ट भेजा, जैसा हम हमेशा करते हैं। हमारी प्रिडिक्शंस आ गए, और फिर हमने प्रिडिक्शन का पहला प्रिडिक्शन लोड किया, जो कि वन आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप कुछ भी लोड करो, हमेशा वन ही आएगा, बिकॉज वन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ ये सारी चीजें करके, एक बार रन करके देखो। तो अगर मैं अपना क्लासिफायर ऑब्जेक्ट लूँ
डॉट मारूं तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट है मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो मुझे ये बताएगा कि मेरे डेटा का सबसे डोमिनेंट लेबल कौन सा है। 1 है, एंड दैट इज वाई हर प्रिडिक्शन 1 आएगा। तो ये हुआ एक क्विक एग्जांपल हाउ टू क्रिएट कस्टम एस्टिमेटर। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमने ये सब मेहनत क्यों करी, ये सब मेहनत क्यों करी, ये बेस एस्टिमेटर और क्लासिफायर मिक्सिन इन सब से हमने इनहेरिट क्यों किया प्रॉपर्टीज। वो हमने इसलिए किया, यहाँ पे देखो इसका रीजन लिखा हुआ है। क्रिएशन ऑफ कस्टम एस्टिमेटर इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग अ पाइथन क्लास दैट adheres to a certain convention and implements required method। अब इस तरीके से करने का फायदा क्या है कि आपने एक इस तरह का क्लास बनाया है जो scikit-learn की बाकी सारी चीजों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। मतलब अगर आप चाहो तो अपनी इस क्लास को, ये जो क्लास आपने बनाई है, आप इसको scikit-learn के पाइपलाइन के साथ यूज कर सकते हो। आप इसको scikit-learn के हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ यूज कर सकते हो, ग्रिड सर्च सीवी, रैंडम सर्च सीवी। आप चाहो तो इसको क्रॉसवैल स्कोर के साथ यूज कर सकते हो। तो बेसिकली scikit-learn ने अपने जो इकोसिस्टम में चीजें डाल रखी हैं उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए आपने ये मेहनत करी। ठीक है, और वही मैं आपको दिखाता हूँ। आगे देखो कोड यहाँ पर, इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉसवैल स्कोर को कॉल कर रहा हूँ। क्रॉसवैल स्कोर में मैं क्लासीफायर को भेज रहा हूँ जो मेरे एल्गोरिदम का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन भेज रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, बिकॉज scikit-learn ने मान लिया है कि भाई ये जो आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिफायर बनाया है ये एक्सेप्टेबल एस्टिमेटर है। scikit-learn को ये फॉर्मेट सही लग रहा है, एंड दैट इज वाई वो अलाउ कर रहा है कि आप इस एल्गोरिदम को scikit-learn की बाकी किसी भी चीज के साथ, बाकी किसी भी फैसिलिटी के साथ यूज कर सकते हो। तो scikit-learn कंपैटिबल एल्गोरिदम बनाने का तरीका आपके स्क्रीन पर है। वेरी सिंपल टेम्पलेट, बस आपको अपना एल्गोरिदम का लॉजिक यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस दो चार चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना, ये नोट्स के हिसाब से है फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए। देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी विद एस्टिमेटर इंटरफेस। बेस क्लासेस आपको इनहेरिट करनी पड़ेंगी मिक्सिन से। ठीक है। पैरामीटर का जो इनिशियलाइजेशन है वो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर करोगे जैसा हमने किया। और लास्टली यहाँ पे लिखा है कि आपके पास जो भी पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स मतलब जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना इज अ गुड आइडिया। तो ये चेक एक्स वाई जो है, जो हमने भी किया है, ये सब लगाने के लिए scikit-learn बोलता है, मतलब ये उनके गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पर बस मैंने वो गाइडलाइंस लिख दिए हैं। आप इनको फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आपने बस इतना कर दिया, फिट को इंप्लीमेंट कर दिया, प्रिडिक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप एक प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन भी ऐड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज ये क्लासिफायर मिक्स इन क्लास आपने इनहेरिट किया है। ठीक है। तो दैट वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन हाउ यू कैन क्रिएट अ कस्टम एस्टिमेटर इन scikit-learn। लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट्स हैं। कस्टम एस्टिमेटर मीन्स वी आर क्रिएटिंग आवर ओन मॉडल्स, यस दैट इज करेक्ट। ऑल्सो एक काम करता हूँ, मैं ये नोटबुक आपके साथ शेयर कर देता हूँ सो दैट आप साथ में कर पाओ, क्योंकि आज कोई डेटा सेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप साथ में रन कर पाओगे। लेट मी शेयर दिस नोटबुक विथ यू। चैट में मैंने डाल दिया है आप लोग ओपन कर सकते हो। तो दो चीज़ें हमने अभी तक सीखी, एस्टिमेटर्स क्या होते हैं और कस्टम एस्टिमेटर्स क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। डज दिस एस्टिमेटर as optimized as default scikit-learn estimator? एल्गोरिथमिक लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन तो हमने कुछ किया नहीं ना, वो तो अलग चीज हो गई। वो तो जो डेवलपर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा तो कोई लॉजिक था ही नहीं। हमने सारे के सारे जो गाइडलाइंस थे वो हमने फॉलो किए। क्या ये ऑप्टिमाइज्ड है? वो तो एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम वेरी करेगा ना। सर इन क्लासेस से इनहेरिट क्या हो रहा है, बिकॉज फिट एंड प्रिडिक्ट को तो वी आर ओवर, यही स्ट्रक्चर वो हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। मोस्ट लाइकली ये दोनों क्लासेस आर abstract क्लासेस मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है फिट और प्रिडिक्ट,
अब वहां पे इम्प्लीमेंटेड है तो हमें करना पड़ेगा। अगर मैं इनमें से कोई भी मेथड हटा दूं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर मैं कोई भी हटा दूं तो ये कोड काम नहीं करना चाहिए, मोस्ट लाइकली इट्स वर्किंग। तो फिर ये अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं है, इट इज जस्ट अ गाइडलाइन टू ऐड दीज थिंग्स। व्हाट इफ मैं फिट को भी हटा दूं? लेट्स सी। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो ऑब्वियसली काम करेगा ही ना, यूज करते टाइम कोड फटेगा। एक काम कर रहा हूं मैं, प्रिडिक्ट को हटा रहा हूँ, और और नाउ मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। एरर तो थ्रो नहीं हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती तो एरर थ्रो होता। दीज आर रेगुलर क्लासेस जो एक गाइडलाइन फॉलो करने को बोल रहा है, दैट्स इट। बाकी चेक करना पड़ेगा घुस के क्या हो रहा है यहाँ पे, कोड देखना पड़ेगा, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको बताएगा क्या है। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आप और डिटेल में घुस के देखना चाहते हो तो आप जाओ साइकिट लर्न के गिटहब रेपोजिटरी में, और वहां जाकर के इनका जो कोड है उसको आप चेक करो। साइकिट लर्न लीनियर मॉडल्स में चले जाओ, मान लो लीनियर मॉडल्स में जाके देखना पड़ेगा कहाँ पर है बेस एस्टिमेटर क्लास, और जाके इसका कोड आप समझने की कोशिश करो। जो भी है, मतलब बहुत डिटेल में हमें घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डेवलपर्स ऑफ द लाइब्रेरी। हमें बस इतना सीखना है कि हमें अपना कोई एल्गोरिदम अगर ऐड करना है कल को इस लाइब्रेरी में, साइकिट लर्न में, तो उसका क्विक तरीका क्या है एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट वी हैव टू फॉलो, दैट्स इट। तो उतने ही पॉइंट पे हमारा समझने का रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आप चाहो तो बहुत डिटेल में घुस सकते हो, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकते हो। मेरे हिसाब से इट्स नॉट रिक्वायर्ड। Sir, I'm not getting completely the significance of custom estimator. Scikit-learn has already many algos. That then why we need it? Also in industry, custom estimator are using frequently. हाँ, मैंने बताया ना आपको, मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, बट ऐसा हो सकता है ना कि कल को मान लो एक नया एल्गोरिदम आ जाए मार्केट में। अभी आ ही रहा है, हर दिन नया एल्गोरिदम आ रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स बोल के एक नया आर्किटेक्चर आ गया, बर्ट आ गया, ये सब आ गया। तो ये सब तो साइकिट-लर्न में नहीं है। व्हाट इफ कल को कोई चाह रहा है कि यार मुझे अ, उस नए एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए साइकिट लर्न में, तो वो बना सकता है। और बनाने से ये फायदा हुआ कि वो नया एल्गोरिदम साइकिट लर्न के बाकी की चीजों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। साइकिट लर्न का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज कर पा रहा है, ग्रिड सर्च यूज कर पा रहा है, क्रॉसवैल स्कोर यूज कर पा रहा है, मेट्रिक्स यूज कर पा रहा है। तो दैट इज वाई, दैट इज द यूज केस। फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी स्लो, और आपका जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत स्केल वाले बड़े डेटा के साथ आप काम कर रहे हो। तो वहां पर ऐसा हो सकता है ना कि आपको अपने एल्गोरिदम, एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम में कुछ छोटा सा चेंज करना है, अपना कुछ हैक इंट्रोड्यूस करना है जिससे थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग हो। कुछ भी रीजन हो सकता है, बस आपको आना चाहिए कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आप कर सको। दैट इज वाई वी आर स्टडीइंग दिस। तो या गाइस, कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैन वी assume द कस्टम एस्टिमेटर ऑफ scikit learn are helping in reducing coding level effort? Yes. अगर ये नहीं होता तो आप अपना कस्टम एल्गोरिदम बनाते और फिर आपको हर चीज से वो कनेक्ट हो पाए, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती। बट उन्होंने इतने अच्छे से प्लग इन प्ले बना दिया है कि आप बस अपने एल्गोरिदम का लॉजिक लिखो, बाकी के साइकिट लर्न के हर चीज के साथ वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, दैट इज द बेनिफिट। आई होप कस्टम एस्टिमेटर क्या होते हैं, क्या जरूरत है, कैसे बनाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स कवर किए, एस्टिमेटर्स क्या होते हैं और कस्टम एस्टिमेटर्स क्या होते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और है तो आप पूछ सकते हो, मैं 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्विकली एक टॉपिक कवर करेंगे, मिक्सिंस क्या होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे बिकॉज जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, उतने भर का डिस्कशन करेंगे।
व्हाट इज चेक वैल्यू? चेक वैल्यू इज सम फंक्शन, अगेन मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता, मैंने कभी पर्सनली जाके यूज नहीं किया, बट इट इज अ गाइडलाइन। इट बेसिकली काइंड ऑफ वैलिडेट्स एक्स और वाई को। कैसे मुझे नहीं पता। आफ्टर द क्लास यू कैन गो टू चैट जीपीटी, यू कैन आस्क चेक एक्स वाई काम कैसे करता है, आपको समझ में आ जाएगा। काम है बेसिकली इसका वैलिडेशन, कि एक्स और वाई को वो वैलिडेट कर रहा है कि आगे इसको यूज किया जा सकता है सही से। दैट्स इट, सेनिटी चेक है बस। कैसे एग्जैक्टली मैं अभी घुसा नहीं इसके डिटेल में, बट यू कैन सर्च फॉर इट। व्हाई डू वी यूज फिट मेथड व्हेन इट्स डूइंग नथिंग? किसने बोला इट्स डूइंग नथिंग? यहाँ पे फिट मेथड में तो हमें पता चल रहा है कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में डोमिनेंट क्लास कौन सा है। काम तो कर रहा है ये, यही तो हमें बता रहा है कि हमारे डेटा में वन सबसे ज्यादा बार आ रहा है जीरो के कंपैरिजन में। तो इट्स एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम डेटा ना, यहाँ पे लर्निंग हो रहा है। दिस इज वेयर वी आर लर्निंग अबाउट आवर डेटा। तो और कोई क्वेश्चन है? अगर आप लोग चाहो तो एज अ टास्क आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे एल्गोरिदम स्क्रैच से कोड किए हैं, इंक्लूडिंग लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड मे बी दो तीन एल्गोरिदम्स और मैंने स्क्रैच से कोड किए हैं। आप क्या कर सकते हो, उन इम्प्लीमेंटेशंस को उठा करके कस्टम एस्टिमेटर बना सकते हो। जस्ट एज अ टास्क फॉर दिस क्लास आप ऐसा कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो करके देखना आप लोग क्लास के बाद। आगे बढ़े, मिक्सिंस पढ़े। यस सुची, दैट इज सिमिलर टू व्हाट यू आर सेइंग। इट्स सिमिलर, एक ही बात है। आपको एक टेम्पलेट मिला हुआ है, उसमें आपको अपना कोड लिखना है, वही मतलब है इसका। चलो गाइज एक काम करते हैं, लेट्स क्विकली डिस्कस दिस, ये मिक्सिंस क्या होते हैं, बिकॉज ये मिक्सिंस आपको आगे भी दिखाई देने वाले हैं आज की क्लास में। तो मिक्सिंस क्या होते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, मिक्सिन क्लासेस इन साइकिट लर्न आर ऑक्सिलरी क्लासेस दैट प्रोवाइड एडिशनल मेथड्स एंड फंक्शनैलिटी टू कस्टम एस्टिमेटर्स। ठीक है, बेस एस्टिमेटर से तो उसको कुछ कुछ चीजें मिल ही रही हैं, फिट और प्रिडिक्ट का पावर, बट क्लासिफायर मिक्सिंग से उसको कुछ और एडिशनल चीजों का भी पावर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप क्लासिफायर मिक्सिंग यूज करो या फिर रिग्रेशन मिक्सिंग यूज करो तो आपको स्कोरिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करने का पावर मिल जाता है। तो आपने शायद देखा होगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं साइकिट लर्न में, उनके पास स्कोरिंग बोल के एक फंक्शन होता है। हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग साइकिट लर्न डॉट मेट्रिक्स को कॉल करते हैं, बट आप डायरेक्टली भी स्कोरिंग अप्लाई कर सकते हो। तो स्कोरिंग अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। सिमिलरली क्लासिफायर मिक्सिंग की वजह से प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन होता है। तो ये जो एडिशनल मेथड्स हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये मिक्सिन हमें दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कल को अपना खुद का ट्रांसफॉर्मर बनाने जाओ, जो हम करेंगे थोड़ी देर बाद, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर मिक्सिन क्लास होगी और इससे हमें फिट ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्लस्टर मिक्सिन बनाने जाओ तो वहां पे फिट प्रिडिक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो एडिशनल मेथड्स हैं, ये हमें कौन देते हैं? मिक्सिन वाली क्लास। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। तो आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक टू मच। इससे ज्यादा आपको मिक्सिन में घुसने की जरूरत नहीं है, कोड समझने की जरूरत नहीं है। वॉट लेवल पे अगर आप समझ गए तो काफी है। ठीक है, तो लेट मी समराइज अभी तक का हमारा डिस्कशन। हम लोगों ने पढ़ा एस्टिमेटर क्या होता है, हमें पता चला कुछ भी ऐसा जिसके पास फिट मेथड होता है वो एस्टिमेटर होता है। फिर पता चला कि एस्टिमेटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर वो होता है जिसमें प्रिडिक्ट फंक्शन होता है, और सेकंड होता है ट्रांसफॉर्मर। इसके बारे में भी हमने ज्यादा बात नहीं की है। ठीक है, और फिर कभी कभी कोई एस्टिमेटर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने खुद के एस्टिमेटर्स बना सकते हो यूजिंग कस्टम एस्टिमेटर। कस्टम एस्टिमेटर बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले तो बेस एस्टिमेटर क्लास इनहेरिट करोगे,
और सेकंड, आप कोई मिक्सिन क्लास इनहेरिट करोगे। मिक्सिन अलग अलग हो सकता है, क्लासिफायर का अलग होगा, रिग्रेशन का अलग होगा, ट्रांसफॉर्मर का अलग होगा, और क्लस्टर का अलग होगा। ठीक है, इतना हमने अभी तक पढ़ा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड द एंटायर क्लास इज गोइंग टू बी अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। पूरी क्लास अब ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, यही मेन टॉपिक है आज का। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, एक बार फिर से अगर रिवाइज करें तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डेटा से सीखने के बाद, फिट तो होता ही है, डेटा से सीखने के बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है आपके गिवन डेटा पे। और कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है? यूजिंग द ट्रांसफॉर्म मेथड। इसके पास ट्रांसफॉर्म मेथड होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसफॉर्मर्स एंड लेट्स फॉर्मली डिस्कस कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ ट्रांसफॉर्मर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एस्टिमेटर। ऑब्वियसली टाइप ही होता है, दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा सेट्स। Transformers are designed to pre-process data, which can include tasks such as scaling, encoding categorical variable, handling missing values, and feature extraction. The main goal of transformer is to modify or create new features from the original dataset in a way that makes the data more suitable for modeling by machine learning algorithm. सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मर एक तरीके का एस्टिमेटर है जिसका काम होता है गिवन डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। कई तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, या तो स्केलिंग होती है, या फिर कैटेगोरिकल डेटा को एनकोड करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, या फीचर एक्सट्रैक्शन के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, या मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करने के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, बट इन सारे ऑपरेशंस का काम एक ही है कि आपके इनपुट डेटा को हमें और सूटेबल बनाना है आपके एमएल एल्गोरिदम के लिए। यही होता है। तो आपने अभी तक जो भी ये सारी क्लासेस देखी हैं, स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, या फिर आपने देखा है वन हॉट एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडिंग, या फिर आपने देखा है सिंपल इंप्यूटर, केएनएन इंप्यूटर, माइस, या फिर आपने देखा है काउंट वेक्टराइजर, पीसीए, ये सब के सब इंडिविजुअली दे आर ऑल ट्रांसफॉर्मर्स। उनका सिर्फ एक काम है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, सो दैट डेटा और अच्छा हो पाए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, पहचान क्या है ट्रांसफॉर्मर की? इसके अंदर एक फिट मेथड होगा और एक ट्रांसफॉर्म मेथड होगा, और अगर ट्रांसफॉर्मर मिक्सिंग यूज हुआ होगा तो फिट ट्रांसफॉर्म भी होगा। ये तीनों चीजें होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। दो डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, पहला तो ये कि जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मर किसी डेटा पे अप्लाई करते हो, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, मान लो आप स्टैंडर्ड स्केलर की बात करो, तो ये पूरे के पूरे डेटा पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। सो अगर आपके एक्स ट्रेन में तीन फीचर्स हैं और आपने एक्स ट्रेन के ऊपर स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, तो वो तीनों के ऊपर अप्लाई होता है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। पूरे डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होता है कोई भी ट्रांसफॉर्मर। दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों है प्रॉब्लम, थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि दुनिया का हर ट्रांसफॉर्मर साइकिट में अवेलेबल नहीं है। इट्स क्वाइट लॉजिकल, राइट? दुनिया का हर ट्रांसफॉर्मर कैसे हो सकता है साइकिट में? तो सिंपल सा सवाल ये है कि अगर हर ट्रांसफॉर्मर साइकिट में अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आपके हिसाब से? हमारे पास जब कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं था साइकिट में, तो हमने अपना कस्टम एस्टिमेटर बनाया। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? कस्टम ट्रांसफॉर्मर बनाओगे। तो साइकिट लर्न आपको जिस तरीके से कस्टम एस्टिमेटर बनाने का फीचर देती है, सिमिलरली अगर आप चाहो तो कस्टम ट्रांसफॉर्मर भी बना सकते हो।
ठीक है, एक जल्दी से आपको एग्जांपल दे देते हैं एक छोटे से ट्रांसफॉर्मर का। अच्छा, बाय द वे, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वाले में मैंने मिक्सिन यूज करके स्कोरिंग फंक्शन भी ऐड किया था, ये आप चेक कर लेना कोड में। ठीक है, ये स्कोरिंग फंक्शन का काम है। और यहाँ पर आप लास्ट में देखो, हम लोग क्लासीफायर डॉट स्कोर को कॉल कर पा रहे हैं, जिससे स्कोरिंग निकल के आ रही है, बेसिकली एक्यूरेसी कैलकुलेट हो रहा है। तो ये भी फीचर है अवेलेबल। तो मिक्सिन जो पढ़ाया था उसमें मेरे को ये दिखाना था कोड, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, आप चला करके देख लेना। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। जस्ट क्विकली आपको एक ट्रांसफॉर्मर करके दिखा देता हूँ, चला के दिखा देता हूँ। कुछ नया नहीं करेंगे, ये सब आप ऑलरेडी करते आ रहे हो 6 8 10 महीनों से, आपको सब पता है। बट देख लो एक बार, हमने एक डेटा सेट बनाया यूजिंग मेक रिग्रेशन, जिसमें दो फीचर्स हैं, एज इन दो इनपुट है और एक आउटपुट है। और स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को बुलाया, फिर ट्रांसफॉर्म लगाया एक्स के ऊपर, और ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन चला दिया, और ये पूरा कोड काम कर गया। दैट इज हाउ यू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि आप पूरे डेटा के ऊपर एक साथ अप्लाई कर रहे हो ट्रांसफॉर्मर, और ये हमेशा ट्रू है। ट्रांसफॉर्मर, तो यहां पर आप जो दोगे उस पूरे के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपने यहाँ पे पूरा एक्स दे दिया, तो एक्स के हर कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई रियली होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सो नाउ दैट वी नो कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, लेट्स क्विकली डिस्कस कि मान लो अगर कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है साइकिट लर्न में, तो आप कैसे बना सकते हो कस्टम ट्रांसफॉर्मर बनाने का सिंटेक्स क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है कस्टम ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। कस्टम ट्रांसफॉर्मर इन साइकिट लर्न आर यूजर डिफाइंड ट्रांसफॉर्मर्स that are designed to carry out specific data transformations or pre-processing steps that are not covered by built-in transformers in scikit-learn. Creating custom transformers is a powerful way to incorporate domain-specific knowledge or custom data processing logic into your machine learning pipelines. समझ में आ ही रहा है आपको। कल को आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकते हो जहां पे आपको कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना हो अपने डेटा के ऊपर जो साइकिट लर्न में नहीं है, तो क्या करोगे? उसी का सॉल्यूशन है कस्टम ट्रांसफॉर्मर। आप अपना खुद का ट्रांसफॉर्मर बना सकते हो। ठीक है, कस्टम ट्रांसफॉर्मर बनाने का दो तरीका होता है। खुद का ट्रांसफॉर्मर बनाने का दो तरीका है। पहले तरीके को हम बोलते हैं फंक्शन अप्रोच, और दूसरे को क्या कहते हैं? क्लास अप्रोच। ठीक है, दोनों समझाता हूं मैं आपको, बहुत आसान है। फंक्शन अप्रोच आप तब यूज करते हो जब आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर बनाना है जिसको डेटा से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। एक सिंपल ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर। ये एक ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या करता है? ये आपके किसी भी कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम्स को स्केल करता है। तो सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर बताना कि क्या स्टैंडर्ड स्केलर को गिवन डेटा से कुछ सीखने की जरूरत है या नहीं? आंसर यस या नो में बताओ। क्या स्टैंडर्ड स्केलर को गिवन डेटा में कुछ भी देख करके सीखने की जरूरत है या नहीं? क्या हमारा स्टैंडर्ड स्केलर जो है, जो हमने यहाँ पे लगाया भी, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, ये गिवन डेटा से कुछ सीख रहा है? बहुत सारे लोग नो बोल रहे हो, मे बी आप सोच के नहीं बोल रहे हो बट आपको स्टैंडर्ड स्केलर लगाने के लिए करना क्या होता है? आपको यहाँ पे जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे वैल्यू है ए, तो आप ए में से F1 के मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो और डिवाइड कर देते हो F1 के स्टैंडर्ड डेविएशन से।
बट ये F1 का मीन और ये F1 का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलेगा तो तब ना, जब आप डेटा में जाकर के देखोगे। तो स्टैंडर्ड स्केलर को तो डेटा से सीखने की जरूरत है। उसको समझना पड़ेगा कि F1 का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, F2 का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, F3 का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। और ये उसको तभी तो मिलेगा जब वो डेटा को एक बार देखेगा। एंड दैट इज वाई इसके अंदर फिट मेथड होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आंसर इसका यस है। स्टैंडर्ड स्केलर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसको डेटा से सीखने की जरूरत पड़ती है। और वो क्या सीखता है? वो सीखता है हर कॉलम का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू फंक्शन अप्रोच। फंक्शन अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिससे आप स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हो। समझना स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं। स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो डेटा से नहीं सीखते, डोंट लर्न फ्रॉम डेटा। बेसिकली इन ट्रांसफॉर्मर्स को फिट मेथड की जरूरत ही नहीं है, या फिर सिंपल शब्दों में इन ट्रांसफॉर्मर्स को डेटा देखने की जरूरत नहीं है। डेटा से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना डेटा को देखे भी ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ वन सच एग्जाम्पल जहां पे आपको डेटा को देखने की जरूरत नहीं है? हटाओ डेटा में कुछ भी हो, मैं फिर भी कर दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा स्क्वायर हो गया मान लो। आपको क्या करना है? स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मतलब आपके पास जितने भी फीचर्स हैं उन सबको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है तो करना है भाई। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी मैं उसको स्क्वायर कर दूंगा। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? या मुझे रेसिप्रोकल करना है, या फिर मुझे लॉग करना है, या मुझे कॉस अप्लाई करना है। जो भी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, दे आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर्स। दे डोंट नीड टू लर्न फ्रॉम डेटा, राइट? व्हाई डू दे नीड टू लर्न फ्रॉम डेटा? कुछ भी हो डेटा में मैं तो ट्रांसफॉर्म कर ही दूंगा। तो इनको बोला जाता है फंक्शनल अप्रोच। ठीक है। और फंक्शनल अप्रोच से अगर आप एक ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। फंक्शन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आप बहुत आसानी से नए कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स बना सकते हो। ठीक है। कैसे? बहुत सिंपल सा मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मर बना के दिखाता हूं जो कि कुछ नहीं करेगा। एक डेटा में जितने भी कॉलम्स होंगे वो उन सबका स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा। दैट्स इट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरे को जितना पता है, मे बी ये ट्रांसफॉर्मर साइकिट में एग्जिस्ट नहीं करता जो हर गिवन फीचर को क्यूब बना दे। ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे बनाना पड़ेगा। और सिंस ये स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं फंक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज करके ये ट्रांसफॉर्मर बनाऊंगा। कैसे? बहुत सिंपल है, देखो। कुछ नहीं करना है आपको। आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जहां पे आपको इनपुट डेटा मिलेगा, और आप उस इनपुट डेटा के ऊपर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे। कुछ सीखोगे नहीं, बस सीधे वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे। मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि जैसे ही मुझे ये नंपाई एरे मिलेगा, मैं इसके हर कॉलम के ऊपर क्यूब वाला एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशन लगा दूंगा। दिस इज द फंक्शन, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है? मुझे साइकिट लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से फंक्शन ट्रांसफॉर्मर को कॉल करना है। दिस इज द क्लास। और कुछ नहीं करना मुझे। मुझे फंक्शन ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ पैरामीटर में उस फंक्शन का नाम दे देना है जो मैंने यहाँ पे बनाया। और इस ऑपरेशन से मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको मुझे बस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो ये जो क्यूब ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है, यही है मेरा कस्टम ट्रांसफॉर्मर। और मैंने झट से 2 लाइन ऑफ कोड में बना दिया, बिकॉज दिस इज अ स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर। अब इसको यूज कैसे करना है? बहुत आसान है। मैंने डेटा लोड किया जहां पे 2 इनपुट कॉलम्स थे, एक आउटपुट कॉलम था, और मैंने सीधे सीधे क्यूब ट्रांसफॉर्मर को कॉल किया। और इसके अंदर ट्रांसफॉर्म मेथड है। इसके अंदर फिट मेथड नहीं होगा क्योंकि ये डेटा से कुछ नहीं सीखता। इसके अंदर ट्रांसफॉर्म मेथड है क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो करेगा ना ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे मैंने अपना एक्स प्रोवाइड किया और इसने आगे का काम कर दिया। दैट्स इट। ठीक है। आई रियली होप आपको ये पूरा फ्लो समझ में आया। फिर से बता देता हूँ। आपको एक फंक्शन बनाना है। बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। दिस इज योर ट्रांसफॉर्म फंक्शन। कि ट्रांसफॉर्म होगा कैसे इनपुट डेटा, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आप फंक्शन ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, पैरामीटर में पास कर दोगे
आप अपने फंक्शन का नाम कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, और फिर उसके बाद अपने ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करोगे, आपका काम हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर करना। डोंट यू थिंक ये जो मैंने घुमा करके कान पकड़ा है, ये तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था अगर मैं इस कोड को सिंपली यहां पे ये करता, रादर देन क्यूब ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म को कॉल करने के बदले आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन दिस। इसका नाम अगर थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ क्यूब बना दूं, और यहां पर अगर मैं सिर्फ क्यूब बना दूं, तो मैं ऐसा करने के बदले ये भी तो कर सकता था कि मैं सीधे क्यूब में एक्स को भेज देता, तो भी तो मुझे ये सेम चीज मिलती। डोंट यू थिंक? तो फिर फायदा क्या हुआ? क्यों किया हमने फिर इतना मेहनत? फंक्शन ट्रांसफॉर्मर से एक नया ट्रांसफॉर्मर बनाया, मैं डायरेक्टली भी तो कर सकता हूँ। हिमांशु ने आंसर दे दिया। आंसर बहुत सिंपल है कि जैसे ही आपने इसको ट्रांसफॉर्मर बना दिया, तो अब आप साइकिट लाइन की बाकी चीजों के साथ इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर या पाइपलाइन या फीचर यूनियन। तो साइकिट लाइन के यूनिवर्स से इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये मेहनत किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका ऑन हाउ यू कैन क्रिएट कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स। हमने सीखा स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर्स बनाना विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ट्रांसफॉर्मर। सो लेट मी नो अगर आपको यहां तक कोई क्वेश्चंस है तो। Suchi, for now, I would recommend don't think about these two topics in parallel. There is some relationship, but don't think about this right now. जस्ट सिंपल सोचो, अभी अभी उसको कनेक्ट करोगे आप, एक्चुअली बहुत सॉफ्टवेयर मोड में घुस रहे हो कि इसको क्रिएट कैसे किया होगा बिहाइंड द सीन्स। हाँ, डेकोरेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया होगा, बट अभी हमारे काम की बात नहीं है, वो इग्नोर मार दो। देर आर अदर पैरामीटर्स टू फंक्शन ट्रांसफॉर्मर्स। होगा, मतलब वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड इट जब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स डिटेल में, लाइक अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स हम पढ़ेंगे आगे, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो वहां पे वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड दिस। फॉर नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स, कैसे बनाया जाता है। तो वी हैड अ क्विक डिस्कशन कि कैसे बनता है। तो अभी तक कोई डाउट है तो बताओ उसके अलावा। सही है, आगे बढ़े। राइट, क्लियर, देन विल मूव फॉरवर्ड। चलो, तो जैसा मैंने बोला कि कस्टम ट्रांसफॉर्मर बनाने के दो तरीके हैं। एक है फंक्शन अप्रोच, जिससे आप स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर्स बना सकते हो जिसको डेटा से सीखने की जरूरत नहीं है। सेकंड होता है क्लास अप्रोच। ये ज्यादा कन्वेंशनल, ज्यादा पावरफुल अप्रोच है। इससे आप ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स बना सकते हो जिसको डेटा से सीखने की जरूरत है, या इन शॉर्ट ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स बना सकते हो जिसको फिट मेथड की जरूरत है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक अलग टाइप का स्केलर बना रहे हैं। इसका नाम है मीडियन आई क्यू आर स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर होता है, मिन मैक्स स्केलर होता है। दिस इज मीडियन आई क्यू आर स्केलर। बेसिकली इसी का नाम शायद रोबस्ट स्केलर होता है। इसमें आप क्या कर रहे हो, हर वैल्यू को पकड़ रहे हो, उसको आप सब, जैसे यहाँ पे आपके कॉलम्स हैं, ये आपका F1 है, इसमें 36 है, 38 है, 39 है, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि F1 इज अ न्यूमेरिकल कॉलम, ऑब्वियसली इट इज अ न्यूमेरिकल कॉलम, और इसका मीडियन है 30, और इसका आई क्यू आर रेंज है मान लो 45।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हर वैल्यू को पकड़ रहे हैं, उसमें से मीडियन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर दे रहे हैं 45 से। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर ट्राइंग टू कैरी आउट। ठीक है, 38 को पकड़ रहे हैं, उसमें से मीडियन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आई क्यू आर से डिवाइड मार रहे हैं। ये स्केलर हम लोग बना रहे हैं। अब एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि हमें ऑब्वियसली डेटा से सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? हमें हर फीचर को पकड़ना है, उसका मीडियन कैलकुलेट करना है और उसका आई क्यू आर रेंज कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें चाहिए पड़ेंगी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए। तो नाउ दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर जहां पे डेटा से सीखने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे फंक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज ना करके क्लास वाला अप्रोच यूज करेंगे, जैसे हमने कस्टम एस्टिमेटर बनाया था। तो सबसे पहले आप एक क्लास बनाओगे अपने लिए। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट डिस्क्रिप्टिव नाम रखा आपने मीडियन आई क्यू आर स्केलर। यहाँ पे देखो फिर से बेस एस्टिमेटर क्लास से आपने इनहेरिट किया, जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे, सेम है। यहाँ पे आपने क्लासिफायर मिक्सिंग किया था, बट सिंस अब हम ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं तो आप ट्रांसफॉर्मर मिक्सिंग क्लास से इनहेरिट करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है। आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए, कंस्ट्रक्टर में आप अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करोगे। दो एट्रीब्यूट्स हैं, मीडियन, आई क्यू आर। उसके बाद फिट में आप क्या करोगे, अपने डेटा में से हर कॉलम का मीडियन कैलकुलेट करोगे, हर कॉलम का आई क्यू आर रेंज कैलकुलेट करोगे फॉर ईच ऑफ द कॉलम्स। और फिर ट्रांसफॉर्म करते टाइम आपको जैसे ही डेटा दिया जाएगा आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे। हर एक्स को उठाओगे, उसमें से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करोगे, आई क्यू आर से डिवाइड मारोगे, और यही आपका कोड है टू क्रिएट दैट क्लास। बस इतना ही है ये। और अब आप उसको यूज कैसे करोगे? सेम तरीके से यहाँ पे हमने डेटा बनाया, यहाँ पे हमने ये स्केलर डिफाइन किया, मीडियन आई क्यू आर स्केलर, स्केलर डॉट फिट मारा, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म मारा, एंड दैट्स इट। दैट इज हाउ यू डिफाइन custom transformers using the class approach. That's it. This is the code. This is the structure. दो क्लासेस से इनहेरिट करना है, तीन मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं, कंस्ट्रक्टर, फिट, ट्रांसफॉर्म। चाहो तो फिट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, वो इसलिए कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मिक्सिंग है। तो आप फिट ट्रांसफॉर्म को भी डायरेक्टली कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। बट हमने नहीं किया बिकॉज फिट और ट्रांसफॉर्म दो स्टेप्स में वही काम कर रहा है जो फिट ट्रांसफॉर्म एक स्टेप में कर रहा है। तो या विद दैट वी डिस्कस्ड कि साइकिटर्न यूज करके आप कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स कैसे बना सकते हो। दोनों अप्रोच देखे हमने, फंक्शन अप्रोच भी देख लिया और क्लास अप्रोच भी देख लिया। तो लेट मी नो अगर अभी तक आपको कुछ भी डाउट है या प्रॉब्लम है। विच वन इज प्रेफरेबल? अगर डेटा से नहीं सीखना है कुछ भी तो फिर फंक्शन वाला, डेटा से सीखना है तो क्लास वाला। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो क्लियर लिखो, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पढ़ लिया एस्टिमेटर क्या होता है, कस्टम एस्टिमेटर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और कस्टम ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाया जाता है। इतना हमने अभी तक इस क्लास में डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट्स डिस्कस कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर्स। अभी तक हमने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ा था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर्स। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन देखते हैं। A composite transformer refers to a transformer that is built from multiple other transformers or estimators, combining their functionalities
to apply a series of transformations or processing steps in a specific way. सिंपल शब्दों में, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स या फिर एस्टिमेटर्स को उठा करके किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में उन सबको साथ में काम करवा सकता है, तो उसको आप कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर बोलते हो। तीन तरह के कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं साइकिट लर्न में। पहला होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दूसरा होता है पाइपलाइन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और तीसरा होता है फीचर यूनियन, ठीक है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, आज पढ़ेंगे। तो यही तीनों आपके कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर्स हैं। इन सब की खासियत क्या है कि ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स या फिर एस्टिमेटर्स को ले करके उनके ऊपर साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मर से। हालांकि हमने पढ़ रखा है, दिस विल बी लाइक अ रिविजन, बिकॉज हम एक बड़ा पिक्चर देख रहे हैं साइकिट लर्न का। तो उस बड़े पिक्चर में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर कहां पर है, ठीक है। तो उस सेंस में दिस विल बी अ रिविजन, बट समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डू यू रिमेंबर, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ाते टाइम बोला था कि देर आर टू प्रॉब्लम्स। ट्रांसफॉर्मर्स की दो परेशानियां हैं। पहली परेशानी तो ये है कि हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया था? विद द हेल्प ऑफ कस्टम ट्रांसफॉर्मर्स, जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। बट एक और प्रॉब्लम है, और वो क्या है कि जब आप एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करते हो किसी डेटा सेट के ऊपर, जैसे कि स्टैंडर्ड स्केलर, तो एक साथ पूरे डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? लेट मी एक्सप्लेन। सो मान लो हमारे पास ये डेटा है, मान लो हमारे पास ये डेटा है। अम, कुछ भी ले सकते हैं अभी, दिमाग नहीं चल रहा है। लेट्स से हमारे पास डेटा है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और कस्टमर ने उस प्लेटफॉर्म पे क्या रिव्यू दिया। तो रिव्यू इज अ टेक्स्ट। तो मान लो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और रिव्यू है द फूड वॉज ग्रेट, ठीक है। और एक थर्ड कॉलम है सेंटिमेंट बोल के, जो हमारा आउटपुट कॉलम है। यहाँ पे वन का मतलब है पॉजिटिव सेंटिमेंट है। फिर एक और प्लेटफॉर्म है इंस्टा, वहां पे लिखा हुआ है टेरिबल एम्बियंस, ठीक है। तो जीरो। इस तरीके से हमारे पास डेटा है, राइट। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि कैन यू टेल मी, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किस तरह का ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करना चाहोगे? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्लेटफॉर्म जो फीचर है, सिंस ये टेक्सचुअल डेटा है, तो ऑब्वियसली आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू नंबर। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे आप इसके ऊपर? सिंस इट इज अ नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल, आपको वन हॉट एनकोडिंग लगानी पड़ेगी, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि वन हॉट एनकोडिंग तो एक साथ पूरे डेटा पे लगेगा। तो पूरे डेटा पे लगेगा, तो रिव्यू तो वैसा डेटा नहीं है जिसके ऊपर आप वन हॉट एनकोडिंग लगाओ। तो क्या करोगे? प्रॉब्लम हो गई ना। वन हॉट एनकोडिंग को पूरा एक्स चाहिए। एक्स में दो कॉलम्स हैं, उसमें से एक ही कॉलम सूटेबल है वन हॉट एनकोडिंग के लिए, दूसरा सूटेबल नहीं है। क्या करोगे? एक नाइव तरीका क्या है कि आप इस वाले कॉलम को अलग कर लो, ठीक है, और इसके ऊपर वन हॉट एनकोडिंग लगा दो। अब मान लो यहाँ पे अगर तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ट्विटर है, तो इस एक कॉलम से मुझे तीन कॉलम्स मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म यूट्यूब, प्लेटफॉर्म इंस्टा, एंड प्लेटफॉर्म ट्विटर, ठीक है।
फिर मान लो ये रिव्यू कॉलम है, तो ये टेक्स्ट है, तो मान लो इसके ऊपर मैं बैग ऑफ वर्ड्स लगा दूं। बैग ऑफ वर्ड्स याद है ना, पढ़ाया था आपको। तो बैग ऑफ वर्ड्स लगाने से मान लो ये रिव्यू वाला कॉलम बन गया 50 कॉलम्स का। हमने टॉप 50 वर्ड्स ले लिए। तो लेकिन मेरा डेटा तो स्प्लिट हो गया ना, 4 कॉलम्स एक तरफ आ गए, 50 कॉलम्स दूसरी तरफ आ गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो मेहनत करनी पड़ी ना। तो ये अच्छा नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 टाइप का कॉलम्स है आपके पास यहाँ पर। अगर आप मैं एक न्यूमेरिकल कॉलम भी ऐड कर दूं, एज बोल के, एक ऑर्डिनल कॉलम भी ऐड कर दूं, तो समझ रहे हो ना कि कितना कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। तो पहले हमें सबको अलग करना पड़ रहा है, सबके ऊपर उनके इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहा है सबको हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करना पड़ रहा है। बहुत हेडेक है और इसमें मिस्टेक होने का बहुत चांस है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने कौन आता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। कॉलम ट्रांसफॉर्मर की खासियत क्या है कि अगर आपके पास हेट्रोजीनियस डेटा है, हेट्रोजीनियस डेटा मतलब आपके सारे के सारे इनपुट टाइप्स का डेटा टाइप अलग है। ये मान लो न्यूमेरिकल है, ये मान लो ऑर्डिनल कैटेगोरिकल है, ये मान लो नॉमिनल कैटेगोरिकल है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इसके ऊपर अलग से स्केलर अप्लाई कर सकता है, इसके ऊपर अलग से ऑर्डिनल एनकोडिंग अप्लाई कर सकता है, और इसके ऊपर अलग से वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई कर सकता है। और तीनों का जो रिजल्ट आएगा उन सबको हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करके आपको ट्रांसफॉर्म डेटा दे सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो काम आप मैन्युअली कर रहे थे, कॉलम ट्रांसफॉर्मर के पास कैपेबिलिटी है वो काम ऑटोमेट करने की। सो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द कॉलम ट्रांसफॉर्मर इज अ फीचर ट्रांसफॉर्मर। फीचर ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्मर ही होता है, ठीक है। फ्रॉम scikit-learn that allows different columns or column subsets of the input data set to be transformed separately, and the features generated by each transformer to be concatenated into a single feature space। basically concatenate करके एक बड़ा सा data set बना देगा। This is particularly useful for data sets that contain various types of data requiring different pre-processing steps, such as numerical data that needs scaling, categorical data that needs to be encoded। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो इसका आपको क्विक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। इस पार्ट में अगर आप जाओ, तो यहां पर मैंने खुद से एक डेटा क्रिएट किया है, और वो डेटा ऐसा दिखता है। 4 कॉलम्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, रिव्यू दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। एज में नोटिस करना 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, और सेंटीमेंट आपका आउटपुट कॉलम है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है वन हॉट एनकोडिंग, इसके ऊपर लगाना है बैग ऑफ वर्ड्स, और इसके ऊपर लगाना है हमें सिंपल इंप्यूटर, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास को आप कॉल करो। कॉलम ट्रांसफॉर्मर को अपना काम करने के लिए एक लिस्ट चाहिए होता है, ठीक है। उस लिस्ट में आप टपल्स भेजते हो। हर टपल में 3 चीजें होंगी। पहला, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप कुछ नाम रखोगे। लेट्स से आपने नाम रख दिया सलमान, कुछ भी नाम हो सकता है, इसका यही मतलब है। सेकंड, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे वन हॉट एनकोडिंग करना चाहते हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। एंड थर्ड, आप उस कॉलम का नाम बताओगे जिसके ऊपर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। और ये सेम काम आप बाकी के टपल्स के साथ भी करते हो, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे कर रखा है। ये देखो, पहला लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले कॉलम के ऊपर वन हॉट एनकोडिंग लगा के दे रहा है। और हमने इस ऑपरेशन का नाम दिया है प्लेटफॉर्म अंडरस्कोर OHE। इट्स अ गुड नोमेनक्लेचर जहां पे आप फीचर नेम अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन नेम लिखते हो। सेकंड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है,
रिव्यू बैग ऑफ वर्ड्स, काउंट वेक्टराइजर लगा रहे हैं जिससे हम बैग ऑफ वर्ड्स अप्लाई करते हैं रिव्यू कॉलम के ऊपर। ठीक है। एज अंडरस्कोर इम्प्यूट, सिंपल इम्प्यूटर एज कॉलम के ऊपर। बाकी जो भी है उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो हमारा आउटपुट कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा। और ये रहा हमारा आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। जैसे ही हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मर को लिया, फिट ट्रांसफॉर्म लगाया हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर, ये रहा हमारा आउटपुट। यहाँ पे शुरू वाले जो आपके चार कॉलम्स हैं, ये वन हॉट एनकोडिंग का नतीजा है। उसके बाद ये जो सारे कॉलम्स हैं, ये बैग ऑफ वर्ड्स का नतीजा है। और एकदम लास्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सिंपल इंप्यूटर की वजह से आया है। जब आपने एज के ऊपर सिंपल इंप्यूटर लगाया, आप देख रहे हो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, कि आप एक हेट्रोजेनियस डेटा के ऊपर एक साथ अलग अलग कॉलम्स के ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हो। दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सो लेट मी नो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है। ये हमने डिटेल में लास्ट क्लास में कवर किया था। दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन। लेट मी नो। Sir, this quick revision was on point for me, much better than the previous class. Thanks a lot. सॉरी अगर लास्ट क्लास में आपको नहीं पसंद आया। लास्ट क्लास में एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, थोड़ा सा दिमाग क्लियर नहीं था। तो uh, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक बार क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। फीचर यूनियन। सर सेम कॉलम को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं क्या? डिडंट फाइंड इट बिफोर। नहीं समीर, उसका सॉल्यूशन फीचर यूनियन है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। You have drop in remainder just to show data frame, otherwise we will pass through as we apply on X train, right? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमने ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि हमारे डेटा में एक ही कॉलम और बचा है, और वो है हमारा आउटपुट कॉलम। तो एनीवेज आप इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हो ना, तो आउटपुट को ड्रॉप करना इज लॉजिकल। बट अगर कोई और कॉलम होता इनपुट में, तो हम पास थ्रू करते, हम ड्रॉप नहीं करते। अगर कोई और इनपुट कॉलम होता और उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना होता, तो हम पास थ्रू करते। बट सिंस एक ही कॉलम और है और वो आउटपुट कॉलम है, तो हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो या और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और है सर, इन कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स वी हैव टू गिव कॉलम नंबर इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम बिकॉज इट treated array, then how is it working? आप दोनों दे सकते हो, आप नाम भी दे सकते हो और आप इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो कॉलम का। ठीक है। एक कॉलम में ही मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करना होगा तो कैसे लिखेंगे? इससे नहीं होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एक ही कॉलम के ऊपर मान लो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, तो ऐसे नहीं होगा वो। एक सॉल्यूशन तो फीचर यूनियन है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। आगे बढ़े, फीचर यूनियन पे जाएं। फीचर यूनियन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉलम ट्रांसफॉर्मर एंड पाइपलाइन। थोड़ी देर बाद आप खुद आंसर कर दोगे, एक बार मेरे को समझाने दो। फीचर यूनियन भी समझा रहा हूँ, पाइपलाइन भी समझा रहा हूँ, उसके बाद आप तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, और कब कहाँ पे क्या यूज करना है वो भी आप समझ पाओगे। डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम टाइम।
10-15 मिनट्स और दो, फ्यूचर यूनियन और पाइपलाइन मुझे समझाने दो, ठीक है? वाई वी आर कवरिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मर अगेन? बिकॉज मैंने जैसा बोला कि हम लोग आज ओवरऑल साइकिट लर्न का पूरा लैंडस्केप समझ रहे हैं, तो वहां पे कौन सी चीज कहाँ फिट हो रही है, ये चीज के लिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मैं स्किप कर सकता था, बट मुझे लगा कि पढ़ा देने से कंप्लीटनेस आएगी लेक्चर में, दैट इज वाई। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन, लेट मी क्विकली आंसर। हम सभी को नाम क्यों दे रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। इसके लिए आप लास्ट क्लास देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि आप इस ट्रांसफॉर्मर डॉट नेम्ड स्टेप करके इनको एक्सेस कर सकते हो, फिर इसके अंदर क्या चल रहा है वो आप खोल करके देख सकते हो, वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। दैट इज वाई आप यहाँ पे नाम देते हो। वैसे नाम नहीं दोगे तो नाम सेल्फ जनरेट भी होता है, बट अपने से नाम देना इज अ मोर पावरफुल वे ऑफ राइटिंग कोड। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट फीचर यूनियन। फीचर यूनियन इज एक्चुअली, फीचर यूनियन और पाइपलाइन मतलब दे आर ब्रदर्स, ठीक है? समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फीचर यूनियंस एंड पाइपलाइंस आर क्लोजली रिलेटेड। बस उनके काम करने का तरीका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। काम दोनों सेम करते हैं, बट उनके काम करने का तरीका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मैं समझाता हूं आपको फीचर यूनियन कैसे काम करता है। सो मान लो मेरे पास दो फीचर्स हैं, F1 F2। मान लो तीन फीचर्स हैं, F3। और ये तीनों फीचर्स न्यूमेरिकल है। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, और ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है? अभी फीचर यूनियन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला 5 मिनट ध्यान देना। फीचर यूनियन क्या करता है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स अप्लाई करता है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स अप्लाई करता है, बट पैरेलली, एक साथ, ऑन द एंटायर डेटा सेट। दैट्स इट, यही डेफिनेशन है। फीचर यूनियन मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करता है पैरेलली ऑन द एंटायर डेटा सेट। तो आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बस सिंपल सा आंसर बताना है उसका, कि मेरे पास ये डेटा सेट है, मेरे पास ये डेटा सेट है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर एक फीचर यूनियन अप्लाई करूंगा, और इस फीचर यूनियन में मैं दो ऑपरेशंस लगाऊंगा। पहला ऑपरेशन है स्टैंडर्ड स्केलर। बेसिकली मैं तीनों कॉलम्स को स्केल करना चाहता हूं। और दूसरा ऑपरेशन है कि मैं पीसीए अप्लाई करना चाहता हूं, और तीन में से दो कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फीचर यूनियन अप्लाई होने के बाद अगर ये एक्स ट्रेन है, तो जो एक्स ट्रांसफॉर्म्ड होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। जितना आपने अभी तक समझा उसके बेसिस पे मैं आपको फिर से बता देता हूं। फीचर यूनियन मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेगा पैरेलली, एक साथ, ऑन द एंटायर डेटा सेट। तो उसका हर ट्रांसफॉर्मेशन हर कॉलम के ऊपर लगता है, ठीक है? अब मैंने बोला कि मैं एक फीचर यूनियन लगा रहा हूं जहां पे मैं दो ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, स्टैंडर्ड स्केलर भी लगाऊंगा, पीसीए भी लगाऊंगा, और पीसीए लगा के मुझे दो कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने तीन में से। अब गिवन क्या है कि ये दोनों पैरेलली होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड पूरे डेटा सेट पे लगेंगे। तो यू हैव टू टेल कि आफ्टर दिस कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीचर यूनियन, जो रिजल्टेंट डेटा फ्रेम मुझे मिलेगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। आराम से सोचो और आंसर करो, कोई लोड नहीं है। दो क्राइटेरियाज हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑन द एंटायर डेटा सेट। लेट मी सी क्या है आपका आंसर।
सो या तो आंसर आ रहा है 5 या तो आंसर आ रहा है 2. आई गिव यू 30 more seconds. थिंक इट थ्रू एंड लेट मी नो क्या है सही आंसर. आप चेंज कर सकते हो अपना आंसर इस पॉइंट पे इफ यू वांट टू. डेटा सेट, फीचर यूनियन, ट्रांसफॉर्म डेटा सेट. व्हाट विल बी द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्म डेटा सेट? देखो समझते हैं. ये मेरा डेटा है. इसके ऊपर दो ट्रांसफॉर्मेशंस पैरेलली लगेंगे. तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? स्टैंडर्ड स्केलर. तो हम ये तीनों के तीनों कॉलम्स को स्केल कर देंगे. तो बता सकते हो ये पहले ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे कितने फीचर्स मिले? 3 फीचर्स मिले. F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश, ये तीनों स्केल हो चुके हैं. अब साथ ही साथ फिर से इस पुराने डेटा सेट के ऊपर हमने क्या लगा दिया? पीसीए लगा दिया. और हमने क्या बोला कि इन तीन में से दो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दो. तो इससे हमें कितने कॉलम्स मिलेंगे? दो. PC1, PC2. और अब क्या करेगा फीचर यूनियन? इस फीचर स्पेस को और इस फीचर स्पेस को हॉरिजॉन्टली कॉनकैटिनेट कर देगा. और ये रहा आपका फीचर स्पेस. F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश, PC1, PC2. ये है आपका नया फीचर स्पेस. अब इसके ऊपर आपको जो करना है आप कर सकते हो. दैट इज हाउ फीचर यूनियन वर्क्स. एक गिवन डेटा के ऊपर पैरेलली मल्टीपल ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हो. बट वो सारे ऑपरेशंस सभी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होंगे. अनलाइक कॉलम ट्रांसफॉर्मर जहां पे आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, यहां पे कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है. तो फिर सवाल ये आता है मन में कि ये कब यूज होगा, इसको कब यूज करें? बहुत सिंपल है. अगर मान लो आपके पास कोई कॉलम है जिसके ऊपर आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना चाहते हो. जैसे कि मान लो आपके पास रिव्यू बोल के एक कॉलम है जहां पे कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया, ये है आपके पास. आप इसके ऊपर सबसे पहले तो बैग ऑफ वर्ड्स लगाना चाहते हो. पर आप इसके ऊपर वर्ड काउंट भी लगाना चाहते हो. आप ये भी काउंट करना चाहते हो कि हर सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं. आप ये भी लगाना चाहते हो कि इस सेंटेंस में काउंट ऑफ वॉवेल क्या है. तो इसके लिए आप क्या करो, इस कॉलम को पकड़ो, इसके ऊपर फीचर यूनियन लगा दो. ये सबसे पहले रिव्यू को पकड़ेगा, बैग ऑफ वर्ड्स फीचर जनरेट कर देगा. मान लो 50 फीचर्स आपको मिल गए. फिर ये इसी रिव्यू को पकड़ेगा, इसके ऊपर वर्ड काउंट लगा देगा. तो इससे आपको एक और कॉलम मिल जाएगा. फिर ये इसी को पकड़ेगा, इसके ऊपर काउंट ऑफ वॉवेल लगा देगा. फिर एक और कॉलम मिला. और इन तीनों को आप मर्ज कर दो, आपको एक नया डेटा फ्रेम मिल गया 52 कॉलम्स का, जहां पे आपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए सेम फीचर के ऊपर. और उससे आपको ये सारी चीजें मिल गई. लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल. ये रहा वो एग्जांपल जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया. ये है हमारा डेटा सेट. F1, F2, F3 है. और हमारा आउटपुट कॉलम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे हमने अपना फीचर यूनियन डिफाइन किया. हम पहले क्या लगा रहे हैं? स्केलर. पहले बाद में कुछ नहीं है, सब पैरेलली लग रहा है. तो स्टैंडर्ड स्केलर लगा, सेकंड पीसीए लगा. और जैसे हमने फीचर यूनियन डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किया, दिस इज आर न्यू फीचर स्पेस. जहाँ पे ये रहे वो 3 कॉलम्स जो स्केलिंग से आए, और ये रहे वो 2 कॉलम्स जो पीसीए से आए. दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. लेट मी नो. सर ये नहीं हो सकता कि क्या सेम इंप्यूटर के बाद हम कॉलम्स पे स्केलिंग करें? आप कर सकते हो, बट वो तो सीक्वेंशियल ऑपरेशन हुआ ना. आपको दोनों चीजें तो साथ में नहीं चाहिए ना फीचर्स में, स्पेस में. दैट इज अ डिफरेंट यूज केस. वो पाइपलाइन का यूज केस बोल रहे हो आप. हमें दोनों फीचर्स चाहिए, ये समझो ना. मुझे इस रिव्यू से 3 टाइप के फीचर्स चाहिए. ये तीनों होने चाहिए जब हम एल्गोरिदम को प्रिडिक्शन करने देंगे. तो इस केस में फीचर यूनियन यूज हो रहा है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कॉलम है एज जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हम पहले इसके ऊपर इंप्यूटर लगा देंगे
और फिर उसके ऊपर हम लोग स्केलर लगा देंगे। ये सीक्वेंशियल ऑपरेशन है, ये पाइपलाइन करके देगा, ये पाइपलाइन का काम है। ये दोनों चीजें तो नहीं रहेंगी ना, मतलब ये दो अलग फीचर्स तो नहीं चाहिए ना मुझे। मैं एज से एक ही फीचर तो लेके आगे बढ़ रहा हूं जो कि एज ही है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज करना है, फीचर यूनियन कहाँ यूज करना है, पाइपलाइन कहाँ यूज करना है। डोंट बी इम्पेशेंट, बस इतना बताओ, फीचर यूनियन समझ में आया और कहाँ यूज हो सकता है ये समझ में आया? हाँ राघवेंद्र, कह सकते हो आप। देखो आपको बस, अगर ये वाला एग्जांपल समझ में आया, रिव्यू वाला कॉलम अगर आपके पास है, भूल जाओ अभी इसके साथ और कॉलम्स हैं या नहीं, वो भूल जाओ। मान लो ये कॉलम अकेले एग्जिस्ट करता है और यही पूरा डेटा सेट है। होता है ना ऐसा डेटा सेट कि रिव्यू दिया हुआ है और सेंटिमेंट दिया हुआ है, ऐसा डेटा सेट देखा है ना आपने? तो हमारे को बस रिव्यू से तीन टाइप के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने थे: वर्ड काउंट, काउंट ऑफ वॉवेल, बैग ऑफ वर्ड्स। तो कौन करके दिया? फीचर यूनियन। ये अगर आपको यूज केस समझ में आ गया, तो बाकी कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसको भूल जाओ, मैं थोड़ी देर में क्लैरिफाई कर दूंगा, डोंट वरी। एक एग्जांपल है मेरे पास समझाने के लिए। यस नटराजन, दैट इज करेक्ट। बस वो मैं रिवील करूंगा थोड़ी देर बाद जब मैं पाइपलाइन पढ़ाऊंगा। पाइपलाइन मान लो अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। बट पैरेलली कैसे होगा? क्या चीज पैरेलली कैसे होगा? पैरेलली तो हो रहा है, ऐसे समझो ना। रिव्यू वाला कॉलम उठा, रिव्यू वाला कॉलम उठा, इधर बैग ऑफ वर्ड्स इसके ऊपर चलने लगा, इधर हमने एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया वर्ड काउंट के लिए, और इधर हमने एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया वॉवेल काउंट के लिए। तो रिव्यू वाला पूरा कॉलम यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। यहाँ से हमें नया फीचर स्पेस मिला, यहाँ से हमें दूसरा फीचर स्पेस मिला, यहाँ से हमें तीसरा फीचर स्पेस मिला, इन तीनों को हमने मर्ज कर दिया। ये बन गया हमारा नया फीचर स्पेस। प्रॉब्लम क्या है? पैरेलल तो हो ही सकता है। देख लो यार, फीचर यूनियन समझ में आया क्या? सिंपल डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फीचर यूनियन मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करता है पैरेलली, बट पूरे डेटा सेट के ऊपर, सबसेट के ऊपर नहीं, पूरे डेटा सेट के ऊपर। तो लेट मी नो अगर आपको यह समझ में आ गया मतलब। अब बस एक चीज बची, पाइपलाइंस। गॉट इट, गिव सम मोर एग्जांपल्स इफ यू कैन। आई हैव वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी, इट विल क्लैरिफाई एवरीथिंग। मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट बी पेशेंट। अभी बस फीचर यूनियन क्या होता है, किस तरह की जगह पे यूज हो सकता है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। If the multiple transformations are independent, then they can occur in parallel. Yes, they can. सर ये पैरेलल एग्जीक्यूशन थ्रेडिंग के थ्रू होता है मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली यहाँ पे जीपीयूज का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, साइकेट इंटरनली जीपीयूज तो यूज नहीं करता है। मोस्ट लाइकली डिफरेंट थ्रेड्स में सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट अगेन दैट्स द पॉइंट यार, मतलब वो हमारा कंसर्न नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। हमारा काम है प्रोजेक्ट लेवल पे समझना कि ये हमारे किस काम आ सकता है। साइकिट लर्न ने इंटरनली थ्रेडिंग से किया है या जीपीयू के थ्रू किया है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। बट वी कैन ड्रॉप अनरिक्वायर्ड कॉलम्स इन दिस फीचर यूनियन। यू कैन, आई मीन यू कैन। अभी देखो वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है इसी पॉइंट पे सब कुछ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज मैंने सब कुछ समझाया ही नहीं है। तो जस्ट आई एम आस्किंग यू टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि जितना मैंने समझाया उतना समझ में आ गया। अब ये मत सोचो कि एक बहुत डिफिकल्ट से केस में फीचर यूनियन कैसे काम करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी मेरा क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई थॉट? फीचर यूनियन का डेफिनेशन, फीचर यूनियन का एग्जांपल, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, पाइपलाइन डिस्कस करते हैं। देन वी विल डिस्कस अ डिफिकल्ट टाइप का एग्जांपल जहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर भी लगेगा, फीचर यूनियन भी लगेगा, पाइपलाइन भी लगेगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट आस्किंग यू टू बी मोर पेशेंट, दैट्स इट। ओके, चलो तो एक ही चीज बच गई अब इस पूरे के पूरे लैंडस्केप में, और वो है पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन समझ लेते हैं। सो पाइपलाइन
भी बहुत सिंपल है। पाइपलाइन, जैसा कि मैंने बोला, भाई है फीचर यूनियन का, बस काम करने का तरीका एकदम अलग है। तो मान लो आपके पास सेम डेटा सेट F1 F2 F3, ये तीनों न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे आपका y है जो कि आपका आउटपुट कॉलम है। पाइपलाइन डिफाइन कर देता हूं आपके लिए। पाइपलाइन भी एक ऐसा कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर है जो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकता है, बट सीक्वेंशियली, एक के बाद एक। बट ये भी पूरे डेटा सेट पे अप्लाई करता है। दैट्स द डेफिनेशन। Pipeline can apply multiple transformations in a sequential manner on the entire data set। मतलब इसका हर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे डेटा सेट पे होगा। तो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, मैं एक पाइपलाइन बनाना चाहता हूं जहां पे पहले मैं स्केलिंग करूंगा और फिर मैं पीसीए लगा के दो कंपोनेंट्स निकालूंगा। आपको बताना है जो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा सेट होगा उसमें कितने कॉलम्स होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। आ गया समझ में? इधर अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने इस पूरे फीचर स्पेस को पकड़ रहे हो, इसके ऊपर पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो जो कि है स्केलिंग। जैसे आपने स्केलिंग किया, आपको एक नया फीचर स्पेस मिला, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश, स्केल्ड हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, इस फीचर स्पेस को पकड़ रहे हो और इसके ऊपर अगला ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो जो है पीसीए, और इससे आपको मिला PC1 एंड PC2। और ये है आपका फाइनल फीचर स्पेस जो आपके एल्गोरिदम को आप दोगे। दिस इज पाइपलाइन। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला दोनों भाई है? दोनों सेम चीजें कर रहे हैं, बस अलग तरीके से करते हैं। फीचर यूनियन पैरेलली करता है सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, पाइपलाइन सीक्वेंस में करता है। दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाना चाहूं, तो ये रहा वो सेम डेटा, F1 F2 F3 और Y। और अभी मैंने इसके ऊपर एक्चुअली रिग्रेशन भी अप्लाई कर दिया, हटा देते हैं चलो रिग्रेशन, जस्ट टू शो यू कि ये क्या चल रहा है। रन किया, रन किया, ये मेरा पाइपलाइन है। पहले स्टेप में मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, दूसरे स्टेप में मैं पीसीए लगा रहा हूँ, और मैं फिट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और सिर्फ एक्स पास कर रहा हूँ। ये देखो, दो आउटपुट्स मिल रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ठीक से, pd डॉट डेटा फ्रेम, ये मेरा डेटा है, और इसमें कॉलम्स में दे देते हैं पाइपलाइन डॉट, क्या नाम होता है, गेट फीचर नेम्स आउट। ये फंक्शन, फीचर नेम्स मुझे मिल जाएंगे। ये रहा PCA0 PCA1, यही एग्जांपल। समराइज कर देता हूँ। कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जो हेट्रोजीनियस डेटा के लिए सूटेबल है। मतलब आपके पास एक ही डेटा में न्यूमेरिकल कॉलम भी है, कैटेगोरिकल कॉलम भी है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर, कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मर के पास ये फीचर है कि वो अलग अलग सबसेट्स ऑफ द डेटा के ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकता है और फिर मर्ज करके आपको नया फीचर स्पेस दे सकता है। ठीक है? पाइपलाइन और फीचर यूनियन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। पाइपलाइन क्या करता है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करता है पैरेलली, बट हर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे डेटा पे लगेगा, सबसेट ऑफ द कॉलम्स पे नहीं लगेगा, पूरे डेटा पे लगेगा। ठीक है? पाइपलाइन ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है।
मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस आप अप्लाई कर सकते हो, बट सीक्वेंशली, एक के बाद एक, बट हर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे डेटा पे लगेगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। यस लोहित, आपने समराइज कर दिया, दैट्स द समरी। सो या, हो गया, यही है एक्सप्लेनेशन। अब एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ये डेटा, दिस इज द डेटा। लिख देता हूं। हमारे पास ये डेटा सेट है जहां पे प्लेटफॉर्म का डेटा है, रिव्यू है, एज है, और सेंटिमेंट है। प्लेटफॉर्म नॉमिनल कैटेगोरिकल है, रिव्यू टेक्सचुअल डेटा है, एज न्यूमेरिकल डेटा है बट यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं, और सेंटिमेंट तो अपना आउटपुट कॉलम है। हमें क्या करना है? हमें एक प्रिडिक्टर बनाना है, बेसिकली एक पूरा का पूरा मशीन लर्निंग पाइपलाइन बनाना है जो ये सारी चीजें करे। सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म के ऊपर वन हॉट एनकोडिंग लगाए, फिर टेक्स्ट के ऊपर मुझे दो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। पहला मुझे लगाना है वर्ड काउंट, मुझे हर रिव्यू में कितने वर्ड्स हैं ये काउंट करके एक नया फीचर बनाना है। जैसे पहले वाले रिव्यू में 5 वर्ड्स है तो एक नया फीचर बन जाएगा वर्ड काउंट बोल के, जहां पे फर्स्ट रो में 5 लिखा होगा। और सेकंड, मुझे इसको बैग ऑफ वर्ड्स में भी कन्वर्ट करना है, तो इसके ऊपर दो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। थर्ड, एज के ऊपर मुझे एक्चुअली दो सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। पहला मुझे इम्प्यूटेशन करना है, एक्चुअली दो नहीं, फिलहाल एक ही करना है, बस उसको इम्प्यूट करना है, उसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होना चाहिए। जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद मुझे स्केलिंग करना है, और जब स्केलिंग हो जाए तो मुझे फीचर सिलेक्शन लगाना है, और मुझे टॉप 5 कॉलम्स निकालने हैं। और जैसे ही मुझे ये टॉप 5 कॉलम्स मिल जाएं, फिर मुझे इसके ऊपर कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाना है, लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये पाइपलाइन मुझे बनाना है। अब आप बताओ ये पाइपलाइन का डिजाइन क्या होगा? लेट्स टेक अ 2 minutes ब्रेक एंड लेट्स अंडरस्टैंड आप कैसे बनाओगे। बाय द वे, एक चीज और, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये वर्ड काउंट इज नॉट अ बिल्ट इन ट्रांसफॉर्मर इन साइकिट लर्न, नहीं होता है ये। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इन द चैट बॉक्स सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यू विल डू। सोच के मैंने प्रॉब्लम आपको समझा दिया। लेट्स टेक अ 2 minute ब्रेक एंड लेट्स सी आप लोग कैसे प्लान करते हो इस पूरी पाइपलाइन को। यू नीड टू राइट द स्टेप्स। एक ही मैसेज में लिख दो अपने पूरे स्टेप्स, एक एक करके मत लिखो। राइट स्टेप्स, सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। 3-4 स्टेप्स तो हैं इस पूरे पाइपलाइन को डेवलप करने में। आई वॉन्ट यू टू राइट दो स्टेप्स। प्रॉब्लम आई गेस आपको समझ में आ गया है। तो लिखो थोड़ा सा। सर, एक एंट्री लेवल फ्रेशर और डेटा साइंस रोल के लिए कंपनीज की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है स्टूडेंट से? अ, आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको उतना डेटा साइंस आना चाहिए जो किसी 10 साल वाले एक्सपीरियंस लेवल वाले बंदे को आता हो। जॉब डिस्क्रिप्शन देख के तो यही समझ में आता
दैट इज वाई हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं मतलब खत्म ही नहीं हो रहा। कोई डिफाइंड आंसर नहीं है यार इसका। आई कैन नॉट आंसर दैट। पढ़ते चले जाओ, एक टाइम के बाद फिर अप्लाई करना चालू कर दो, इंटरव्यू से फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, इंटरव्यूज देते रहो, एंड इवेंचुअली लग जाती है जॉब। लोगों की ऐसे ही लग रही है। कुछ आंसर्स आ रहे हैं, लेट्स डिस्कस। हिमांशु इज सेइंग सबसे पहले फीचर यूनियन कर रहे हैं, वर्ड काउंट बैग ऑफ वर्ड्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट, एज, फिर पाइपलाइन बना रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर, स्केलिंग, फीचर सिलेक्शन मॉडल। हाँ हिमांशु सही है आपका एक्चुअली। हम्म। देखो, समझते हैं इसको, ठीक है, समझते हैं क्या करना है हमें। एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, नाउ दैट यू नो कि आपके पास क्या टूल्स हैं, तो आप कर सकते हो अब इसका आंसर। ऐसा कुछ मैंने रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। आपके पास 4 कॉलम्स हैं। आपके पास है प्लेटफॉर्म, आपके पास है रिव्यू, और आपके पास है एज। ये 3 कॉलम्स हैं आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक बात समझ में आ गई कि आपको तीनों कॉलम्स के ऊपर 3 अलग ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं। इसके ऊपर आपको लगाना है वन हॉट एनकोडिंग। इसके ऊपर आपको एक्चुअली एक नहीं, 2 ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं पैरेलली। आपको बैग ऑफ वर्ड्स लगाना है, और आपको वर्ड काउंट लगाना है। वर्ड काउंट में प्रॉब्लम क्या है, ये है नहीं, तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एज के ऊपर हमें क्या करना है, इम्प्यूटर लगाना है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमें एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहली चीज क्या होगी, वन हॉट एनकोडर, और सबसे लास्ट चीज क्या होगी, सिंपल इंप्यूटर। कैन यू टेल मी, ये बीच वाली चीज क्या होगी। पहले कॉलम के लिए वन हॉट एनकोडर, लास्ट वाले कॉलम के लिए सिंपल इंप्यूटर, बीच वाली चीज के लिए क्या लगाओगे, फीचर यूनियन। तो एक काम करते हैं, ये फीचर यूनियन पहले बना लेते हैं। तो ये फीचर यूनियन कैसे बनेगा, ये फीचर यूनियन बनेगा विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेप्स। एक्चुअली वो 2 स्टेप्स नहीं है, दे आर पैरेलल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बैग ऑफ वर्ड्स, और सेकेंड वर्ड क्या है, सेकेंड क्या है, वर्ड काउंट। बट वर्ड काउंट तो होता नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शन ट्रांसफॉर्मर। फंक्शन ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया हमने, बिकॉज वर्ड काउंट करने के लिए हमें डेटा से सीखने की जरूरत नहीं है। इट इज अ स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मर, दैट इज वाई हमने फंक्शन ट्रांसफॉर्मर लगाया, ठीक है। तो ये फीचर यूनियन अगर बन गया, तो ये फीचर यूनियन हम इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर में पास कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर बन गया, इसका मतलब हमने ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। उस पाइपलाइन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये वाला कॉलम ट्रांसफॉर्मर, जिससे ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, स्केलिंग। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, फीचर सिलेक्शन। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, मॉडल। और इस पाइपलाइन को हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे। तो जैसे हम इस पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, सबसे पहले हमें ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूट करने। जैसे ही वो इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा, उसको फीचर यूनियन करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही वो फीचर यूनियन पे आएगा, तो उसको ये फंक्शन ट्रांसफॉर्मर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली सब कुछ कनेक्ट हो गया। और जैसे ही ये पाइपलाइन अपना काम की, आपके पास आपका ट्रेंड मॉडल आ गया। तो
दिस इज द फंडा, देख लो यहाँ पे। सबसे पहले हम हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, ये चीज, सो दैट हम अपना फीचर यूनियन बना पाए। ये रहा हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, इसका नाम है वर्ड काउंट ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है वर्ड काउंट करने का, ये देख लेना, ठीक है। ये हम बना रहे हैं अपना फीचर यूनियन। फीचर यूनियन में दो स्टेप्स हैं, वर्ड काउंट, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फिर हम बना रहे हैं अपना कॉलम ट्रांसफॉर्मर। कॉलम ट्रांसफॉर्मर में तीन चीजें हैं, एज के ऊपर लगा रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा रहे हैं, और फिर रिव्यू के ऊपर फीचर यूनियन अप्लाई कर रहे हैं। और फिर हम अपना फाइनल पाइपलाइन बना रहे हैं जहां पे हम अपना कॉलम ट्रांसफॉर्मर भेज रहे हैं, विच इज बेसिकली दिस ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद हम ये स्केलिंग कर रहे हैं, फिर हम फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं, और फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमने उस मॉडल को ट्रेन कर दिया। दिस इज द रिजल्ट। ये आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो। ये इस बॉक्स में, ये जो पूरा बॉक्स है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे तीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एज, प्लेटफॉर्म और रिव्यू के ऊपर आप एक कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो थ्रू अ फीचर यूनियन, जहां पे आप पहले वर्ड काउंट निकाल रहे हो थ्रू अ फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, और फिर आप बैग ऑफ वर्ड्स निकाल रहे हो। इस कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल के आपको जो मिल रहा है उसके ऊपर आप स्केलिंग कर रहे हो, फीचर सिलेक्शन कर रहे हो, मॉडल अप्लाई कर रहे हो, एंड दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज वर्किंग। सो आई वुड रिकमेंड आप जा करके देखो इस कोड को, चला के देखो, समझ के देखो, मोस्ट लाइकली आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपकी अब फंडामेंटल्स क्लियर है कि तीनों चीजें क्या होती हैं और तीनों को कब यूज किया जाता है। सो या दैट्स इट, इतना ही पढ़ना था आज। दैट वाज अ क्विक deep dive into the universe of scikit-learn. Let me know if you have any doubts. This notebook is already shared, na?